I नहीं welcome मैंने all of ये you on मेरा आप अभी अपना बोले। a very good evening. I welcome all of you on behalf of Pusa Road CP Study Circle on today on webinar on issues in registration of trust form number 10A. This is a very most hot topic in today's area, and on this subject our honorable very learned Vinod Rawal ji is with us. I welcome you, Rawal sir. I also welcome Hemant Pava ji, Rajiv Kohli ji, Rajesh Mangla ji, and Rajesh Jain ji, and all the attendees on behalf of Pusa Road CP Study Circle. And to introduce Rawal ji very briefly, Vinod Rawal ji is a commerce graduate from Kurukshetra University, Kurukshetra, and he also did chartered accountancy in 1988, diploma in information system audit, certificate course on international taxation from the Institute of Chartered Accountants of India in 2010. He did law graduate in 2019 from Chaudhry Charan Singh University. He also have a professional experience of more than 32 years. He is a founder partner of Messrs. B. Rawal and Company Chartered Accountants. He is a key analyst in budget analyze program on Next 10 English, India News Hindi, Navtej TV, Prime TV, and A to Z news channel since 2010 to 2020-21. He is a columnist in leading newspaper on economics issues. He has been associated with various NGOs of India for social causes, oblique charitable activities. He is also a former member of Celtex Advisory Committee, Government of NCT of Delhi. He is a former member of Direct Tax Committee of NIRC of ICI. This is a brief profile of today's speaker, Vinod Rawal ji. I once again welcome you, sir, and request kindly deliberate on the subject. Over to you, sir. Rawal sir. रावल साहब क्या नेटवर्क नहीं कर रहा उनका लगता है। हाँ आ जाएंगे, मैं कर रहा हूँ फोन उनको। जी सर, रावल साहब ओवर टू यू सर। थैंक यू राजेश जी। एम आई कनेक्टेड प्रॉपर्ली? आई थिंक कुछ इंटरनेट का इशू है, टेक्निकल ग्लिच है बीच में। हाँ सर थोड़ा सा इशू आ रहा है सर। अभी मैं कनेक्टेड हूँ या लैगिंग है? कनेक्टेड हो सर, आप अभी कनेक्टेड हो सर। ठीक। गुड इवनिंग माय सीनियर्स, my professional colleagues on the dais, off the dais, respecting my gurus who are sitting in this webinar. मैं कोशिश कर रहा हूं अपने आप को उन गुरुओं के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने की। हालांकि इस टॉपिक के ऊपर आप ही के स्टडी सर्कल पे गुरुजी ने सारा कुछ बता रखा है, तो मेरा ख्याल से मेरा ज्यादा रोल बचा नहीं हुआ है, पर फिर भी राजेश जी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन करूं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं। कुछ कमी हो तो हम आराम से डिस्कस कर सकते हैं पर्सनल में, कुछ अच्छा लगे तो हम वैसे बात कर सकते हैं, दोनों तरह से। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। हेमंत पावा जी थैंक यू वेरी मच। राजीव कोहली जी, राजेश जैन साहब, मंगला जी, मुझे ये मौका देने के लिए, आपके स्टडी सर्कल में मुझे सेलेक्ट किया आपने कि हम इसके लिए बात करें। तो बेसिकली मैं पीपीटी अपनी 5 मिनट के बाद शुरू करता हूं, उससे वैसे कुछ बात कर लेते हैं कि बेसिकली हम फेस क्या कर रहे हैं, हम कहाँ आकर फंसे हैं। सबसे पहले तो जो पोर्टल का टेक्निकल ग्लिच है उसी को हम नहीं समझ पा रहे कि ये सिचुएशन जा किधर रही है। 10A फॉर्म 22 जुलाई को दोबारा से एक्टिवेट हो गया है, लेकिन शायद अभी भी अपनी उस तरह से नहीं हो पा रही जैसी हम लोग सब समझ रहे थे कि हो जाएगी। सो बेसिकली क्या है कि अब जब फॉर्म आ गया तो फिर दोबारा से हमने तैयारी शुरू की। जब तैयारी की तो पता लगा कि अभी तो इसके अंदर इतनी सारी चीजें चाहिए, इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि देखने में जो लगता था एक फॉर्म भरना है, जैसे आज रिटर्न भरना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया है, जो हम लोगों के लिए बाएं हाथ का खेल था। शायद हमारे पोर्टल पे लिखा जाता था फाइल योर रिटर्न इन 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, 8 मिनट्स। पता नहीं वो सब लोग अब कहाँ हैं, वो ऑनलाइन कंपनीज कहाँ हैं जो कहती थी 8 मिनट में अपनी 7 मिनट में रिटर्न भरिए। और हम लोग सोचा करते थे यार, हम लोग या तो हमें काम करना नहीं आता कि 7 मिनट में कैसे किसी रिटर्न बजा सकती है, कैसे आपसे उससे डाटा ले सकते हैं। तो विज जब हम 10A को देखते हैं
तो हमें हालत समझ में आती है, हमें यही नहीं पता अभी तक किसको करना है और किसको नहीं करना है। तो बेसिकली इस सारी सिचुएशन को देखते हुए टेने एक मतलब जो सबसे सिंपलेस्ट काम था, टेने फॉर्म भर के हम ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन मैनुअल करा देते थे, आज वो ऐसे बन गया है कि जैसे पता नहीं कितनी बड़ी आफत। एनीवे, कुछ सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं आपस में। तो अमन को तो बेसिकली उसी के ऊपर आगे चलते हैं। तो मैं अपनी पीपीटी 2 मिनट मुझे दे दीजिए, मैं स्टार्ट कर लूं, देन वी कैन वर्क ऑन। एक्चुअली मेरे ऑफिस में आज कुछ इंटरनेट का इशू था, तो इस वजह से हमारी कुछ चीजें अभी जो हैं उस तरह से हैं, तो जस्ट वी आर ट्राइंग टू सेट इट राइट। मिनट सर, मुझे पीपीटी स्टार्ट होते हैं, उसमें कुछ ऐसा स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है हम सब लोगों का आपस में कि बेसिक इसकी सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। रावल साहब, अच्छा नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। राजेश जी, मैं मेरी आवाज कुछ सुनाई दे रही, कुछ टेक्निकल ग्लिच है, मेरे को हाँ, अब दिक्कत आ ठीक रही है, इट्स ओके। अब ठीक है सर, अब ठीक है। है। मैंने अपने फोन से कनेक्ट कर दिया, अब इसको शायद हाँ, थोड़ा अब ठीक आ वाईफाई रही का है सर। इशू। अब आवाज बिल्कुल ठीक है सर। जी सर, जी सर। नहीं, क्वेश्चन है कि हम हमें जी सर, जी सर। सर आपकी इसकी जरूरत, हमें क्या दिक्कत आई सर आवाज की आपकी आ नहीं रही सर आवाज। ऐसी जो हम हेलो, रावल साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। परेशान होना पड़ा। तो बेसिक रावल साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, रावल साहब। सेक्शन है इनकम टैक्स का 115। जी, आवाज आ रही है जी? नहीं सर, रावल साहब जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। रिकनेक्ट हेलो, नहीं सर, रावल मेरी साहब। आवाज? नहीं सर, नहीं। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही जी सर। जी जी, मैं क्या हो रहा है?
अब कुछ चल रहा है काम? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आप एक काम करें सर। हेलो। इसको वो सर अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं, आ रहे हैं 2 मिनट में। आ गए सर, आ गए। मेरी आवाज ठीक है इस सिस्टम पे? नाउ इट्स ओके सर, नाउ इट्स ओके। ओके ठीक है। आई एम सॉरी सर, आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हुई। कोई बात नहीं सर। आज कुछ सर आपके 2 सिस्टम चल रहे हैं, एक को जरा बंद करो सर आप। रावल साहब आपके 2 सिस्टम चल रहे हैं, एक को बंद कर लो। अब ठीक है सर? यस सर, यस सर, नाउ इट्स ओके, अच्छा, नाउ इट्स ओके। पायल मैं लॉन्च करूं? आज पीपीटी चलने में कुछ दिक्कत कर रही, पता नहीं क्या वजह है, समझ नहीं आ रही है उसको। कोई बात नहीं सर, आप विदाउट पीपीटी विदाउट पीपीटी या तो कर देते हैं क्या उसमें? हाँ, आप अपने सिस्टम में चला लो अपने लिए। हाँ, मैं वही बस 2 मिनट दे दीजिए जस्ट। आप देख पा रहे हैं सर अब? यस सर, ठीक है, बिल्कुल।
देखिए ऐसा हमने आपको ये सब कुछ किया एक फील लाने के लिए कि आपको इनकम टैक्स का पोर्टल भूल ना जाए, इसलिए हमने वैसे वाली फीलिंग दी है कि कैसे ग्लिचेस होते हैं। ठीक है जी। मेरा क्वेश्चन था सर कि हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, आज 10A को डिस्कस क्यों कर रहे हैं और री रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है, री रजिस्ट्रेशन री अप्रूवल बेसिकली इसकी जरूरत क्या है हमें, अभी इस स्टेज पे हम ये क्यों कर रहे हैं। तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है सबके दिमाग में कि होगा क्या अगर हम नहीं करेंगे, तो क्या होगा, और करना क्या मैंडेटरी है या मेरी चॉइस है। तो बेसिकली क्या है, मेरे हिसाब से ये चॉइस नहीं है, ये मैंडेटरी है। जितने भी ट्रस्ट रजिस्टर्ड हैं सेक्शन 12A के अंदर पहले से, उन सबको मैंडेटोरली इसके अंदर रजिस्टर कराना है, जरूरी है उनके लिए, ऑप्शन है ही नहीं उनके पास। अगर वो नहीं करेंगे तो इनकम टैक्स का सेक्शन है 115 TD, जो हम लोग कम पढ़ते हैं क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती, वो ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन के लिए है। तो बेसिकली उस वजह से हम इस सेक्शन को पढ़ना अब जरूरी हो गया है, पहले उतना जरूरी नहीं था। हालांकि वो सेक्शन पहले से एग्जिस्ट करता है, वो नया नहीं आया हमारे पास। 115 TD ये कहता है कि अगर कोई ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन प्रीवियस ईयर के अंदर अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है ऐसे उसके अंदर अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट में, या अपनी ग्रांट और रजिस्ट्रेशन जो है जिसमें एलिजिबल नहीं है उसमें चला गया, ऐसी एक्टिविटीज में शिफ्ट कर गया, या अपने फंड को, जैसा हमारी ट्रस्ट डीड में लिखा होता है कि हम डिसोल्यूशन क्लॉज जो हमारा है जिसको रिवोकेबल करके करते हैं, कि वो दूसरे उसी सेम ऑब्जेक्टिव के ट्रस्ट के साथ जाएगा। तो अगर हम उसमें नहीं गए तो वो क्या होगा, तो वो सेक्शन पहले से एग्जिस्ट करता है और मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे हमको टैक्स लगता है 35% पे, 34.94%, 30% प्लस एक्सेस प्लस सरचार्ज। ये लगने के बाद बेसिक प्रॉब्लम ये है कि 35% टैक्स, और वो किस पे, मेरी जितनी एसेट्स बची हुई हैं, बात करता है वो इनकम एक्रेडिटेड। मैं एक्चुअली सेक्शंस में नहीं जा रहा क्योंकि सेक्शंस हम सब लोगों को पढ़ना आता है, हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हम सब टैक्स प्रोफेशनल्स हैं। बेसिकली मैं उस तरफ जाना चाह रहा हूं कि हम इसको इतनी लेमैन लैंग्वेज में समझें कि क्यों जरूरी हो गया कि मेरे पास चैरिटी वाले फंड से जितना पैसा आया हुआ होगा, मैंने उससे जो एसेट्स बनाए और जो मेरी लायबिलिटीज है माइनस करके, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू की बात कर रहा है, माइनस करके 34.94% टैक्स लग जाता है उसके अंदर। अब इसके अंदर क्या हुआ कि अभी जो 115 TD का सब क्लॉज 3 जो है, मैं उसको यहां पे रखना चाह रहा हूं बेसिकली, कि वो हुआ क्या उसके अंदर और ये ना रजिस्टर कराने से होगा क्या। मैं अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट बैक साइड से लाके कर रहा हूं इंस्टेड ऑफ प्रोसीजर के साथ। फिर चलेंगे कि करना कैसे है। पहला क्वेश्चन था व्हाई शुड आई डू इट, देन क्वेश्चन होगा हाउ टू डू इट, देन इज व्हेन टू डू इट। बेसिकली 3 ही चीजें हैं हमारी लाइफ में जो हमारे काम करती है। अगर मैंने अपने आप को 12A AA और 12 इसमें 12AB जो अब बन गया मेरा, मैंने इसके अंदर अगर मैं रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ मेरा, तो मेरा क्या होगा, मेरा कैंसिलेशन होने के चांसेस हैं 31 मार्च 2021 के बाद। जो पुराने रजिस्ट्रेशन हैं, अगर वो 31 अगस्त तक, नाउ एक्सटेंडेड डेट पे बात कर रहा हूं मैं, 30 जून नहीं कर रहा, 31 अगस्त तक अगर मैं अप्लाई नहीं करता हूं री रजिस्ट्रेशन के लिए और री अप्रूवल के लिए, जो 1023C के 2 बेसिकली क्लॉजेज हैं और इधर मेरे पास सेक्शन 12 के अंदर जो है, यहां से अगर मैं लेकर के मैं रजिस्टर नहीं कराता तो मुझे 35% टैक्स देना पड़ेगा। मैं पढ़ रहा हूं उस क्लॉज को, फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1 द रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू इट अंडर 12AA और 12AB हैज बीन कैंसल्ड। मैं ट्रीट कर रहा हूं, मेरा थोड़ा सा ओपिनियन कुछ स्पीकर से डिफरेंट है। आई एम ट्रीटिंग दैट आई एम कैंसल्ड एज ऑन 31 मार्च। सो वंस इट इज कैंसल्ड, देन आफ्टर दैट मेरे पे 115 TD लग जाएगा। मेरे पे 15 ऐसा नहीं कि इसकी नॉन एप्लीकेबिलिटी है, हालांकि लॉ इसके ऊपर कहीं कुछ नहीं बोल रहा है, इट इज नॉट स्पेसिफिक। इफ यू सी इट आई एम सेइंग नो एक्सप्रेस प्रोविजन ऑन 115 TD, लेकिन बिकॉज ऑफ कैंसिलेशन कहीं ना कहीं डीमिंग में मैं फंसूंगा और मैं लिटिगेशन में मुझे जाना पड़ेगा। उससे बेटर है कि मैं वो चैनल अडॉप्ट करूं जो मुझे लिटिगेशन की तरफ कम ले जाए। मेरे को एओपी ट्रीट कर लिया जाएगा और मैक्सिमम मार्जिन रेट पे टैक्स लगेगा। उसके बाद 56(2)(10) जो है वो ट्रस्ट के ऊपर 50,000 से ज्यादा जैसे ही मैंने लिया तो उसके ऊपर टैक्सेशन में आ जाता है।
नाउ दिस इज सेक्शन 115 TD, जो मुझे मजबूर करता है कि बेसिकली मैं 31 अगस्त से पहले पहले अपने आप को अप्लाई करूं, 12AB की रजिस्ट्रेशन लूं। 12AB और कुछ नहीं है, 12AA की जगह पे आया। सेक्शन 11 और 12 में कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ 12AA को रिप्लेस करके 12AB कर दिया। 1023C में कुछ प्रोवाइजो डले, हम आगे चल के बात करेंगे। सो बेसिकली if you really read 115 TD, it's very clearly says, has not applied for fresh registration, has filed application for fresh registration under section 12AB, but the said application has been rejected. चलिए अब हम आगे चलते हैं 115 TD से। बेसिकली डेफिनेशंस की बात करें तो चैरिटेबल की बात कहां होती है? इनकम टैक्स एक्ट की सारी डेफिनेशन 2 में है। 2 की 15 सेक्शन सब क्लॉज जो है वो कहता है चैरिटेबल पर्पसेस क्या होते हैं। चैरिटेबल पर्पस मींस, मैं थोड़ा सा, मुझे मालूम है आप सब लोग इससे वेल वर्स्ड हो और आई एम गोइंग ऑन द बोरिंग साइड, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज चैरिटेबल। क्योंकि अब जो 12AB आया है, 12AB अब आपको, अगर मैं इसको अगर अपनी गांव की देशी भाषा में बात करूं, एक तरफ मेरी बजटेड फिगर है और एक तरफ मेरी एक्चुअल है। एक तरफ मेरी वो कंडीशंस है जो मेरे को इनकम टैक्स ने मैंने रजिस्ट्रेशन कराते वक्त लगी, अगर मैं उनको फॉलो नहीं करता हूं तो कैंसलेशन का राइट भी CIT के पास आ गया है। उसकी भी बात हम आगे चल के 12AB पे जब आएंगे तो करते हैं। तो बेसिकली मैं जब ट्रस्ट रजिस्टर करा रहा हूं, जब मैं क्लॉजेस में जा रहा हूं, तो मुझे इनके अंदर जाना है 6 जो सिचुएशंस है। रिलीफ ऑफ द पुअर, एजुकेशन, योगा विच वाज एडेड लेटर ऑन, मेडिकल रिलीफ, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, आज की सबसे बड़ी जरूरत, इंक्लूडिंग वाटरशेड्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, and preservation of monuments or places or objects of artistic or historic interest. बेसिकली देखिए, चैरिटेबल में रिलीजियस एक्टिविटी यहां नहीं है कहीं भी, बट रिलीजियस एक्टिविटी कवर होती है आगे जाकर के सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। सो बेसिकली जब सेक्शन 215 को पढ़ेंगे तो आप ये सब चीजें आपको मिलती है। अब आता है रिलीजियस पर्पस होता क्या है। रिलीजियस पर्पस कहीं डिफाइंड नहीं है लॉ में, लेकिन रिलीजियस पर्पस नेचुरली रिलीजन के साथ है क्योंकि रिलीजन की बात करता है। देन रिलीजन इज कंसिडर certainly a matter of faith. I'm not going to read all this PPT. This includes advancement, support or propagation of a religion and its tenets. The income of a religious trust or institution is entitled to exemption even though it may be for the benefit of a particular religious. एक ही कम्युनिटी के लिए भी अगर काम कर रहे हैं तो भी रिलीजियस एक्टिविटी मेरी मानी जाती है, रिलीजियस पर्पस माना जाता है। अब सवाल आता है कि अगर मैं 5% तक करता हूं तो मुझे अलाउड है। 5% की कैसे डिफाइन किया जाएगा वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है हम सब लोगों के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सामने, पर हम जानते हैं सब सीए कैसे 5% के उसके रिस्ट्रिक्शन में, हम आज तक 85 से 86 नहीं हुए, 84 नहीं हुए कभी, तो हम जानते हैं 85 कैसे होता है और 5 कैसे करना है। तो लेकिन कंडीशंस को फुलफिल करेंगे तो ही हम आगे चल सकते हैं। सेक्शन 11 की जो एग्जम्पशन है वो सिर्फ पब्लिक रिलीजियस ट्रस्ट को अवेलेबल है, प्राइवेट को नहीं है। वो स्पेशल सेक्शन 13 में जाकर के फिर रिस्ट्रिक्ट करता है, आगे चल के बात करते हैं उसके बाद। इसलिए जब आप ट्रस्ट डीड बनाते हैं तो बड़े ध्यान से बनाइए क्योंकि ये री रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ डेफिनेशंस यहां दोबारा डिस्कस कर लें, क्योंकि हम सब लोगों को पहले अनलर्न करना पड़ रहा है। जैसे मेरी उम्र के लोगों को मैं बात करूं तो हमें पहले अपनी जो पढ़ाई हमने की थी कागजों वाली वो भूल करके हमें आज एक्सेल और वर्ड सीखने पड़ रहे हैं। तो हम पहले अनलर्न कर रहे हैं तभी हम लर्न कर पा रहे हैं। तो हमें अनलर्न करना बड़ा जरूरी है। तो जो ड्राफ्टिंग इंटरप्रिटेशन हम आज तक करते आए वो हमारी अब कहीं ना कहीं बदल रही है, और जो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे आ रहे हैं दे आर मोर स्मार्टर देन वी पीपल, और उनको ज्यादा पता है उन चीजों का और वही वो हमसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब आता है कि जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस और चैरिटेबल रिलीजियस के लिए बने हुए हैं उनको एग्जम्पशंस क्या क्या है। बेसिकली सेक्शन 215 के अंदर ये एक्टिविटी करते हुए हो तो इसलिए कवर होंगे। उसके बाद एलिजिबल ट्रस्ट, ऐसा नहीं कि उसने ट्रस्ट रजिस्टर करा लिया तो इनकम टैक्स से भी छूट मिल जाती है। हम सब जानते हैं कि हमको इनकम टैक्स से दोबारा जाकर के छूट लेनी पड़ती है, लेकिन एलिजिबल ट्रस्ट को यहाँ 12AA दोबारा, अभी आदत मैंने कहा ना अनलर्न अभी पूरे हुए नहीं है, अभी भी लिखते लिखते 12AA लिख दिया हमने जबकि 12AB हो गया है। एग्जम्पशन जो है वो गवर्न होती है 11 और 12 से। 12A और 12AB जो है वो बेसिकली रजिस्ट्रेशन की बात करता है, जबकि एग्जम्पशन सारी गवर्नेंस जो है वो 11 और 12 से है। उसके बाद
11 और 12 को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर ये समझ नहीं आएंगे तो हम कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे आगे। तो बेसिकली क्या है, उसके बाद जब हम चलेंगे तो सेक्शन 1023C हमको मिलता है जो स्पेसिफिक एग्जम्पशन देता है। हालांकि उसमें कई सारी एग्जम्पशन है, मैं आगे आ रहा हूं उसके ऊपर, लेकिन जो बेसिक हमारे और आपके मतलब की जो मिडिल सेगमेंट की कंपनीज हैं जिनको हम सब रन करते हैं, वहां पे 2 क्लॉजेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जिनमें टर्नओवर जो है 5 करोड़ वाली है, उनकी बात करेंगे। जो सोलडी एग्जम्प्टेड है वो अलग है, उनको ना रजिस्ट्रेशन कराना ना कुछ है, ना हमारे किसी काम के नहीं है, वो बेसिकली एनुअल रिसीट्स के ऊपर बात करते हैं। जब हम 1023C में जाते हैं तो बेसिकली हमारे पास क्लॉजेज हैं 1023C AB, AC, AD, AE। एक और सेक्शन में ऐड करूंगा जो मैं ट्रस्ट के अंदर पीछे मैंने छोड़ दिया, सेक्शन 61 को हम जरूर पढ़ना चाहेंगे। बेसिकली वो रेवोकेबल ट्रांसफर की बात करता है, और मैं कई दिनों से देख रहा था कि ये क्वेश्चन बड़ा प्रोमिनेंट होता है कि रिवोकेबल ट्रस्ट रजिस्टर हो गए। हालांकि बड़ी सरप्राइजिंग बात है, रिवोकेबल ट्रस्ट तो आता ही नहीं सेक्शन 11 के अंदर, इररिवोकेबल होना जरूरी है। बेसिक कंडीशन भी हमें लगा के वो जो 23 पॉइंटर का क्वेश्चन दिया करते थे, जिसकी हम पुरानी बात करें तो जब हम अप्लाई करते थे, उसके अंदर भी यही कंडीशन होती थी कि जाइए पहले सबसे पहले ट्रस्ट डीड को या सोसाइटी में इसको बदल के आइए। सोसाइटीज में तो फिर भी रेजोल्यूशन क्लॉज ठीक होता है, ट्रस्ट के केस में क्योंकि जो आप लिख देते थे वही रजिस्टर हो जाता था, सब रजिस्ट्रार नहीं देखता था, तो वो रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती थी। तो बेसिकली 1023C सब क्लॉज 3AB, 3AC, 3AE, देन रोमन 6 एंड रोमन 6E। बेसिकली जब हम सेक्शन 1023AB की बात करेंगे तो हमें जाना पड़ेगा डेफिनेशंस क्लॉज पे। 1023 exemption in the case of an educational institution having receipts exceeding ₹5 crores। दिस मैं 1023(6) की बात कर रहा हूं, जो हमारे लिए काम का है, मैं उसी को ज्यादा से करना चाह रहा हूं। Which states that income earned by any university educational institution solely for education institutions, this is only for education institutions, shall be exempt if they are approved by prescribed authority। यहां पे भी हमें परमिशन लेनी पड़ती है प्रिंसिपल CIT से। ये सब चीजें हमारे रूटीन का पार्ट है, सिर्फ मैंने इसमें जस्ट डालने के लिए लिखी हुई है। अब आता है 1023 रजिस्टर कैसे होता था, तो वो अभी हम जो जाएंगे इसी प्रोसीजर में हमको जाना है। अभी डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, 1023 डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। यहां पे जो है अभी हम बेसिकली मैं जाना चाह रहा हूं 12AB के ऊपर मेनली। उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा पहले सेक्शन 11 पे। मेरी पीपीटी आगे पीछे है तो थोड़ा सा मैं सोच रहा हूं इसको स्टॉप ही कर देता हूं, बाद में आपसे शेयर कर दूंगा। लेट अस नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस। सेक्शन 11 की जब हम बात करते हैं सर, तो ये कहता है कि सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 60 to 63, सेक्शन 60 to 63, तो इसके अंदर सेक्शन 61 आता है जो बात करता है इररिवोकेबल की, जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि इररिवोकेबल चैरिटेबल ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। तो 11 के अंदर पायल मैं माफी चाहूंगा, थोड़ी सी आज ज्यादा ही दिक्कत हो रही है टेक्निकली। मेरी आवाज आ रही है? ऐसी अपने अपने यस सर, आपकी आवाज आ रही है सर। जी जी बिल्कुल, मैं उसे पे आ रहा हूं सर। 1023C जहां हम एजुकेशन की बात कर रहे थे 6 में, वो सिर्फ एजुकेशन की बात करता है, जबकि एक और क्लॉज है जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल्स की बात करता है।
उन दोनों के अंदर जो रजिस्ट्रेशन है वो बेसिकली वो भी अब सेक्शन 12AB का पार्ट हो गया सारा। उसको भी उसी तरह से रूल सारे अप्लाई होंगे उसके अंदर। इलेवन बात करता है सिर्फ प्रॉपर्टीज हेल्ड अंडर ट्रस्ट। 11 में बताता है कि कौन सी प्रॉपर्टीज हमारे पास ऐसी हैं जो ट्रस्ट के अंदर है। 12 बात करता है सिर्फ कंट्रीब्यूशंस की, कि जो कंट्रीब्यूशंस ट्रस्ट ने लिए उनकी टैक्सेशन कैसे की जाए। तो जो प्रॉपर्टीज हैं जो हेल्ड अंडर होली अंडर ट्रस्ट है वो सारी की सारी हमको डिफाइन करनी है विद इन दीज पैरामीटर्स ऑफ 6 कंडीशंस जो हमने पहले अभी देखी। एजुकेशन, रिलीफ टू द पुअर, एडवांसमेंट, ये सारी जो थी हमारी, उसके हिसाब से हम सेक्शन 11 पे गए। सेक्शन 11 से जब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं कि जब हम 10A को शुरू करेंगे वहां पे वो कोडिंग लगाता है। जब वो कोडिंग करता है तो बेसिकली हमें वो देखना पड़ता है हमें किस कोड में जाना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो है बेसिकली जो सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जो ग्रे एरिया जो 10A का है वो मेजर वही है, हम उस पर अभी आ रहे हैं आगे। तो बेसिकली क्या है, जब 11 को हमने अच्छे से देखा कि 61 में इररिवोकेबल करना है, क्योंकि अब फॉर्म के अंदर भी एक क्लॉज है इररिवोकेबल का, तो वो आप इररिवोकेबल है या नहीं है। तो वो सब देखते हुए हम सेक्शन 11 को पूरा अप्लाई करके जब आगे चलते हैं तो हमें सेक्शन 12 पे ले जाता है कंट्रीब्यूशन की तरफ। जब हम कंट्रीब्यूशन पे जाते हैं तो हमें ये बात करता है कि जो कंट्रीब्यूशंस आपको मिले वो बेसिकली एग्जेम्प्ट है या नहीं, किस तरह से आपको अपने ड्राफ्ट को करना है सोसाइटीज एक्ट को। उसको ये करते हुए जब हम सेक्शन 12A पे आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जहां हमारी कंडीशंस की बात करता है और जहां अमेंडमेंट हुई है सारी की सारी। अब मैं बेसिकली जा रहा हूं 10A की तरफ, जो बेसिकली आज का टॉपिक है, मैं उस तरफ मूव करता हुआ आगे बढ़ रहा हूं। The provisions of section 11 and 12 shall not apply in relation to the income of any trust or institution unless the following conditions are fulfilled, namely, मैं शुरू के छोड़ रहा हूं सारे क्लॉजेस, मैं आ रहा हूं 12A सब क्लॉज AC which has been amended now. It says notwithstanding anything contained in clause A to AB, I have to go back to 12A. The person in receipt of the income has made an application for registration of the trust or institution in the prescribed form and in the prescribed manner. तो यहां prescribed form is 10A, उसको हमें लेना पड़ेगा। ये पुरानी बात करता था विद इन 1 ईयर, हम आगे चेंज हो जाएंगे सारे यहाँ पे। देन ये से he says A के बाद हमें AB तक ले जाता है। यहां मैं आता हूं जब सब क्लॉज I, फर्स्ट क्लास सब क्लॉज I, where the trust or institution is registered under section 12A, ये उस सिचुएशन की बात कर रहा है। एक्ट ने हमको अपने आप से 6 सिचुएशंस बना के दी। हालांकि मेरे ख्याल से उसमें एक सिचुएशन कम रह गई है, 1 या 2, वो हम बात करते हैं अभी। पहली कंडीशन है कि आप एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, आपके पास 12A है। जब आपके पास ऑलरेडी 12A है तो आपको यहां जाना है सेक्शन 12A 1 सब क्लॉज AC एंड देन रोमन I, where the trust or institution is registered under section 12A as it stood immediately before the amendment of finance. तो 31 मार्च 2021 को अगर आप रजिस्टर्ड थे तो आपके लिए ये कोडिंग नंबर 1 वाली आएगी। Then comes where the trust or institution is registered under section 12B and the period of the said registration is due to expire at least 6 months prior to expiry. अब ये बात कर रहा है रिन्यूअल की, कि जब आप रजिस्टर्ड हो गए 6 महीने पहले आपको अप्लाई करना है। 6 मंथ्स आपको 4.5 साल के अंदर से पहले आपको अप्लाई कर देना है, 6 महीने पहले, वरना आपको नेक्स्ट असेसमेंट ईयर का दिक्कत हो जाएगी कि आप उसका एग्जम्पशन कैसे लेंगे। तो वी हैव टू बी टाइमलाइन बड़े ध्यान से, मैंने कहा अनलर्न करना पड़ेगा हमें बहुत कुछ। अब हमें 1 ईयर वाली और वो सारी शर्तों से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पुरानी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल परपेचुइटी में थी।
अनलिमिटेड पीरियड था, हमें देखने की आज की डेट में 12 और ATG की जरूरत नहीं थी, पर आज हमें जरूरत पड़ रही है। थर्ड सिचुएशन उन्होंने बनाई, वेयर द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैज बीन प्रोविजनली रजिस्टर्ड। अब प्रोविजनली रजिस्टर्ड कौन ट्रस्ट है? जब हम आगे 10A पे जाएंगे तो दो तरह की हमें रजिस्ट्रेशन मिलेगी। वन इज जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है उनको 5 साल की मिलेगी, और जो नया ट्रस्ट है वो जैसे ही अप्लाई करेगा उसको प्रोविजनली रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। प्रोविजनली मतलब उसको 3 साल के लिए हम रजिस्टर कर देंगे, सब्जेक्ट टू कंडीशंस, अगेन आई एम कमिंग। Where the trust or institution has been provisionally registered under section 12AB at least 6 months prior to expiry of the period of the provisional registration, or within 6 months of commencement of activities, whichever is earlier। अब यहां समस्या ये आती है राजेश जी, सबसे बड़ी, मैंने ट्रस्ट बना दिया, मेरा क्लाइंट ट्रस्ट बना के घर चला गया, वो अपने घर बैठ गया, उसने कब एक्टिविटी स्टार्ट की वो हर वक्त तो मुझे बताने नहीं आता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को या टैक्स प्रोफेशनल को कैसे पता लगेगा कब उसकी एक्टिविटी कमेंस अप हो गई, और उसको कितना लॉ पढ़ाएंगे? क्या ये पूरा लॉ मुझे उसको पढ़ाना पड़ेगा? क्या मुझे उसके ऑफिस में सामने एक बोर्ड टांगना पड़ेगा? क्या आप भैया यहाँ टिक लगाइए, मेरे साथ ड्राइव शेयर कीजिए, मैं वहां से देखता रहूंगा कब आपने आज पहली डोनेशन दे दी, आज आपने पहली चैरिटी कर दी। तो मतलब कुछ चीजें लॉ में ऐसी ड्रैकोनियन है जो समझ नहीं आ रही हैं कि कैसे होंगी, कैसे प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है इसकी। थ्योरेटिकल तो समझ में आती है कि आप लिख दीजिए, लिखने में आपका क्या जाता है, लेकिन जैसे ही उसके 6 मंथ्स में अगर उसने 10AB फॉर्म या प्रोविजन उसने अप्लाई नहीं किया, व्हाट विल हैपन? क्या उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी एज पर लॉ? यस। नंबर 4 पे आ रहा हूं मैं, वेयर रजिस्ट्रेशन, चौथी सिचुएशन की बात कर रहा हूं, वेयर रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैज बिकम इनऑपरेटिव ड्यू टू द फर्स्ट प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11। ये 7 सेक्शन है जिसमें एक प्रोवाइजो डाला गया बेसिकली डिनायल करने के लिए। अभी तक क्या है, बहुत सारे ट्रस्ट दोनों तरफ रजिस्टर्ड है, 12A की रजिस्ट्रेशन भी लेके बैठे हैं, 12AA की, मतलब अर्लियर वही, अगेन हम तो अभी 12A नहीं भूले थे और आज भी हम 12A बोलते हैं जबकि 12AA हो चुका है। तो अब ये 12AB और याद करना थोड़ा सा मुझे लगता है, हम सब जो 5 लोग, मुझे 6 लोग स्क्रीन पर दिख रहे हैं, हम सब लोगों के लिए तो आसान काम नहीं है, बट स्टिल सीखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। 11.7 में प्रोवाइजो डाला कि अगर आप 1023C में भी हैं और 12 में भी हैं तो बेसिकली आपको एक छोड़नी पड़ेगी, आप एक तरफ रह सकते हैं, दोनों तरफ नहीं जा सकते। तो सिचुएशन ये है कि उसके लिए ये 5th सिचुएशन डाली इन्होंने, 4th सिचुएशन, वेयर रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैज बिकम इनऑपरेटिव, क्योंकि वो इनऑपरेटिव हो जाती है, वो एक ही यूज करेगा, एक ऑपरेट कर ही नहीं, तो इनऑपरेटिव है, तो प्रोवाइजो की वजह से हो गया। नंबर 5 पे जाते हैं, where the trust or institution has adopted or undertaken modifications of the objects which do not conform। see the, आप देखिए कितना खतरनाक चीजें हैं इसके अंदर। where the trust or institution has adopted or undertaken modifications of the objects which do not conform to the conditions of registration। एक्चुअली मैं सोच रहा हूं कि जैसे आपने राजेश जी ने कहा मैं FCRA करता हूं, तो ये एग्जैक्टली मुझे कभी कभी उस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि 12 को हम कहीं ना कहीं FCRA की तरफ ले गए हैं कि आपने कहा था हम तो भूखे को खाना खिलाएंगे, आपने पढ़ा कैसे दिया उसको, आपकी हिम्मत कैसे पड़ी ये काम करने की। तो भले ही मैं उन 6 एक्टिविटीज में भी हूं, लेकिन अगर मैं कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉलो नहीं कर रहा हूं, मैंने पुअर में लिया था, एजुकेशन कैसे दिया, एजुकेशन में था तो मेडिकल कैसे दिया, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि कंडीशंस की क्या डेफिनेशन है, क्या कंडीशन की डेफिनेशन पूरा सेक्शन है, क्या पर्टिकुलर सेक्शन है, या उसके अंदर भी जो मैंने प्रोजेक्ट बना के दिया था, मैंने कहा था मैं ये करूंगा कि मैं 10 रुपए की थाली में खाना खिला दूंगा गरीब लोगों को, मैं फलाने हॉस्पिटल के बाहर खाना खिलाऊंगा, तो मतलब मैंने RML की जगह एम्स में चला गया तो मेरी कंडीशन वायलेट हो जाएगी। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आने वाले वक्त में क्लैरिफिकेशन में आएंगी, और शर्त यह है कि मुझे 30 दिन के अंदर अगर मैंने बदल दिया है तो मुझे बताने जाना है। मतलब हम बात तो कर रहे हैं चैरिटी की, बातें कर रहे हैं सारी चैरिटी की। मैं यार मतलब मैं फंस गया, समझो मैं 1 लाख रुपए देके किसी गरीब को खिला के मैं तो सच्ची आफत ले ली कि मुझे 30 दिन में पहले बताने जाना है कि भाई साहब जो आपसे पैसे लिए थे वो ऐसे हुए ऐसे हुए। अरे साहब मुझे और कोई काम में कोई सैलरी थोड़ी ले रहा हूं इस काम में, कौन सा ट्रस्ट है जिसमें ट्रस्टी को सैलरी मिल रही है। हम थोड़े से जो ऊपर के बड़े ट्रस्ट हैं उनको पकड़ने के चक्कर में हम कर क्या रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं। तो बेसिकली विद इन 30 डेज, एनीवे लॉ को साथ साथ पढ़ते हैं थोड़ा सा वैसे भी।
कि अगर मैंने कोई ट्रस्ट का मॉडिफिकेशन कर दिया कंडीशंस का, तो विद इन 30 डेज मुझे इंटीमेट करना है। फॉर्म 10A फिर आगे आएगा, अभी आया नहीं है, आएगा। छठे नंबर पे है कि एनी अदर केस। अब कितने ही केसेस ऐसे हैं जो हमारे सबकी टेबल्स पे ही पड़े हुए हैं, जिसमें अपीलें फाइल्ड है, किसी वजह से ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन डिनायल होता, हम 1 मिनट से पहले अपील डाल देते हैं, अपील डिसाइड नहीं हुई है, किसी भी स्टेज पे पड़ी हो सकती है, क्या करें उसका? तो वो एक अलग इशू है कि अब उसका किया क्या जाए। तो क्या 12AB में जाया जाए या वेट की जाए? तो देखिए, जहां तक समझ में आती, क्योंकि जब हम 115 TD पढ़ते हैं और लगता है यार कल को कहीं अगर रिजेक्ट हो गया तो होगा क्या, तो कम से कम मुझे 1 अप्रैल 2021 से प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल रही है, ये तो ले लूं, तो मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा हूं। तो बेसिक सिचुएशन ये है कि मैं सबको सलाह ये दूंगा कि इररेस्पेक्टिव ऑफ आपको जरूरत है नहीं है, आप अगर 12AA में गलती से भी रजिस्टर हो गए थे कभी, सब हाथ जोड़ लीजिए, एक बार 10AB फॉर्म जरूर फाइल 10A फाइल जरूर कर दीजिएगा, 12AB में अपने आप को रजिस्टर जरूर करा दीजिएगा। और ये सारे के सारे ट्रस्ट नई कंडीशंस में रजिस्टर होंगे 12AB के अंदर, ये 12A के अंदर ये सिचुएशन दे दी। अब हम चलते हैं आगे 12AB पे, जो नया सेक्शन है जिसके बारे में हम बात करते हैं। ट्वेल्व ए बी बेसिकली दे रहा है प्रोविजन फॉर रजिस्ट्रेशन। मैं 2 मिनट के लिए कोशिश करता हूं अगर पीपीटी मेरी शेयर हो जाए, क्योंकि इसमें प्रोसीजरल पार्ट है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। जस्ट आई एम ट्राइंग फॉर ए मोमेंट, प्लीज 1 सेकंड और मेरी पेशेंस से बेयर कर लीजिए। जस्ट अ मिनट सर, आई थिंक हो जाना चाहिए। ये अगर 12AB फाइल हो गया था 10 तो क्यों नहीं हो रहा? मुझे सर, राजेश जी सर अब कर पाओगे सर, अब आप कर पाओगे, पहले नहीं कर पा सकते थे। अच्छा ओके, थैंक यू सर। अब आपको राइट आया है सर। थैंक यू सर, आप देंगे तभी तो आएगा। जी सर, जी सर, सर सर आ सर गया सर, फाइनली पहुंच गया। जी सर, जी सर। चार्टर्ड अकाउंटेंट को कितनी खुशी होती है जब उसकी स्क्रीन पे पोर्टल दिखाई दे जाए, तो इससे बड़ी खुशी कोई नहीं है सर कि मेरी रिटर्न चली गई है, मेरा ये हो गया। चलिए, ये है सब छोटा सा एक ग्लिम्स है जो पीपीटी में बना हुआ था कि बेसिकली कंसेप्ट ऑफ परपेचुइटी विड्रॉ हो गया, 5 और 3 साल की रजिस्ट्रेशन है, हर 5 साल बाद रजिस्ट्रेशन रिन्यू करना है सर। मतलब मुझे डर लग रहा है सर, मैं मैरिज सर्टिफिकेट भी चेक करा रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं उसमें 5-5 साल की कंडीशन को लग जाए, क्योंकि ये हर जगह समझ में नहीं आ रहा, चैरिटी को हम भूल करके कहीं और जा रहे हैं। कंसेप्ट ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नया इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने। बेसिक मोटिव है टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके, उसके पीछे मोटिव ये है कि कैसे डाटा डिजिटाइज किया जाए। मेरी एक सोच ये है सर, राजेश जी मुझे नहीं पता मैं गलत हूं या ठीक हूं, मुझे कभी कभी लगता है ये डीमोनेटाइजेशन के स्टाइल में जो ये ट्रस्ट पुराने बने हुए थे, उनके पास जो पेपर्स हैं नहीं किसी के पास भी, या उनके अंदर कोई डिस्प्यूट्स है ट्रस्टीज के अंदर किसी भी तरह के, वो ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे और वो बेसिकली एमएमआर पे टैक्स होने शुरू हो जाएंगे। वो एक तरह से जो प्रॉपर्टीज है वो सरकारी हो जाएंगी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे एक मोटिव ये भी है जो यहां दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि कितने लोग अप्लाई कर पाएंगे, हाउ मेनी पीपल, कितने ऐसे, आपको मैं अगर एग्जांपल दूं तो हरिद्वार और इधर जो धर्मशाला पुरानी बनी हुई हैं जिनमें आज भी सब कुछ चल रहा है चैरिटी की तरह ही, लेकिन वो अल्टीमेटली वो एक मैनेजर की तरह चलता है, एक बिजनेस की तरह है, कॉर्पोरेट हाउस है। कितनी ऐसी धर्मशालाएं जिनमें हम और आप जाके ठहरते हैं, पैसा देते हैं, 12A वो पुराना पता नहीं कौन से जमाने में उन्होंने लिया होगा, आप किसी को पता भी नहीं है, तो उनके अंदर मुझे लगता है ये बहुत भारी समस्या आने वाली है। चलिए आगे चलते हैं। प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, पूरा डाटा। और दूसरी चीज मुझे लगती है सरकार
डाटा को जो अपलोडिंग करनी है वो अपना समय बचाने के लिए हम सब प्रोफेशनल्स को लगा देती है, भैया तुम अपने अपने पेपर अपलोड कर दो, हमारे पास तो आ ही जाएंगे। तो बेसिकली जो आरओसी के केस में अगर आपने और हमने देखा हो तो सरकार ने खुद स्कैनिंग किए थे पेपर सारे, तो मुझे लगता है आज का युग होता तो वो सब फॉर्म भी हम ही अपलोड कर रहे होते कि 1967 का फॉर्म 32 ये रहा, ये फॉर्म 18 ये रहा। तो चलिए, तो अब ये जो है 16 डिजिट का एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर बनेगा जो हमें मिल जाएगा 12A की जगह पे। क्रॉस वेरिफिकेशन उसी से आगे होगी जाकर के। अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन की बात करते हैं। की ऑब्जेक्टिव मैंने आपसे अदरवाइज डिस्कस कर ही लिए हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, अर्लियर लॉ नहीं चाहिए। ये कुछ टाइमलाइंस है सर। फॉर्म 10A फाइल करने की टाइमलाइन 3 मंथ्स थी, ये बढ़ के अब 31 अगस्त तक हो गई है। सिमिलरली कमिश्नर को भी अब ऐसा अकाउंटेबल कमिश्नर भी हुआ इसमें कि विद इन 3 मंथ्स उसको भी अप्रूवल या रिजेक्शन देनी है। नाउ इन केस ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ये मैकेनिकल है, बिना कुछ वेरिफिकेशन के हमको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आ जाएगी, सिर्फ हमें फाइल करना है और हमें उसका जो अप्रूवल जो है वो आ जाएगी। बाद में वो इसको वेरीफाई करेंगे और अगर उनको लगता है तो उनके पास पावर है कैंसिल करने की, सेक्शन 12AB4 में वो वहां कैंसिल कर सकते हैं कि हमने गलत दे दिया आपको। इसी तरह से जब रिन्यूअल की बात करते हैं तो 6 महीने का टाइम है, 4.5 साल में, हम पहले भी बात कर चुके। सिमिलरली 6 महीने का टाइम सीआईटी और पीसीआईटी के पास भी है, वो भी 6 महीने के अंदर इसको अप्रूवल या रिजेक्शन करेगा क्योंकि उसको वहां वेरिफिकेशन करनी होती है। सबसे मेन बात यह है, धमीजा जी ने ज्वाइन कर लिया, धमीजा जी नमस्कार। बेसिकली क्या है, 6 महीने का टाइम उसको इसलिए चाहिए और हमें अप्लाई करने के लिए भी कि रिन्यूअल ज्यादा टफ है। रिन्यूअल में हमको सारी चीजें दोबारा देनी है, यही फॉर्म भरना है, ऐसे ही डॉक्यूमेंट लगाने होंगे हर बार। 10AB में भी अभी फॉर्म आया नहीं है तो हम उम्मीद कर रहे हैं ऐसा ही बनाएंगे क्योंकि FCRA में इन्होंने यही किया हुआ है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं वहां भी इसी तरह से लेके चल रहे हैं। और एक और ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की अब CSR1 करके, जो CSR फंड लेते हैं उनके लिए, तो वो एक अलग है। तो 6 महीने का टाइम डिपार्टमेंट को भी दिया है कि वो भी 6 महीने में डिसाइड करेगा कि मुझे कैसे करना है। तो दैट्स ओके, कम से कम 6 महीने में होगा, आगे कैसे बढ़ता है। देन कम्स ट्रस्ट और इंस्टीट्यूट, जो प्रोविजनली रजिस्टर है वो मैंने पहले बताया आपको कि 6 महीने के अंदर हमको अपने जो चेंजेस हैं, कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी है, वो इन्फॉर्म करनी है। सिमिलरली 6 मंथ्स के अंदर डिपार्टमेंट को भी। और सबसे बड़ी बात है ये डेट से नहीं है, अगर मैंने 10 जनवरी को फाइल किया है तो ऐसा नहीं कि वो 10 जुलाई को उसको ले रहा हूं, एंड ऑफ द मंथ से लेगा, 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। इन ऑपरेटिव की हम बात कर चुके हैं, वो भी इसी तरह से सेम स्टाइल में है। ये सब टाइमलाइंस है, मोटा मोटी वही है। ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन अगर अडॉप्ट किया है, कोई मॉडिफिकेशन 30 डेज, 6 मंथ्स, एनी अदर केस 10A विद इन 1 मंथ हमको फाइल करना है, जो 12AB 6 AC6 की कंडीशन थी। अब मैं आ रहा हूं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर। बेसिकली करना क्या है, पोर्टल पर गए, 10A हमने सेलेक्ट किया, लैंडिंग पेज पे हमारे पास 3 टैब्स हैं। इंस्ट्रक्शंस बड़े ध्यान से पढ़नी, कुछ मैं आज कोशिश करूंगा आपके साथ मैं भी पढ़ने की, क्योंकि जनरली हम सारे स्किप करते हैं उसको और बाकी वैसे देखते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि हम ज्यादा टाइम आज इसी पे लगाएं क्योंकि हम इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते और उसी में सॉल्यूशन होता है जितना कुछ भी है। ये है 10A फॉर्म, मैं मतलब प्रणाम कर सकते हैं इसको कि भाई दिखा है कम से कम बहुत दिनों के बाद। तो 10A फॉर्म है ये। पैन नंबर प्रीफिल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली जैसे हम इस पे लॉगिन करके जाएंगे। सेक्शन कोड उठाएगा ये, चैरिटेबल हमको सेलेक्ट करना है। एक कॉलम है चैरिटेबल कम रिलीजियस कम चैरिटेबल, वहां पे 5% की कंडीशन है, तो वी हैव टू बी केयरफुल। अदर इन्होंने नई क्रिएट की है जबकि एक्ट में भी कहीं नहीं थी। टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रस्ट, सोसाइटी, कंपनी सारे हैं इसके अंदर। एप्लीकेशन अब अंडर इंस्ट्रूमेंट बनी है या नहीं बनी है। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास भी आ रहे हैं कि सर ओरल ट्रस्ट बना था, ओरल ट्रस्ट बना भी था, अगर कभी मान लीजिए 1800 के जमाने में मान लेते हैं, 1900 में तो शायद नहीं बना होगा। ओरल अगर बना भी था तो जब हमने 12A लिया, इसका ATG का रजिस्ट्रेशन लिया होगा, तब हम कोई इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करते, कहीं ना कहीं कोई इंस्ट्रूमेंट जरूर होगा, मिल नहीं रहा वो अलग बात है, लेकिन होगा जरूर कहीं ना कहीं। तो दैट हैज टू बी कनेक्टेड। अगर हमारे पास 12A है और बेसिकली तो हम इसको यूज कर सकते हैं कि आप फाइल करिए, बाद में देखी जाएगी जो होगा। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, मान लीजिए ट्रस्ट है तो ट्रस्ट का नंबर दीजिए, कंपनी है तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन की डेट होगी, सोसाइटी है तो रजिस्ट्रेशन की डेट होगी, ट्रस्ट के केस में रजिस्ट्रेशन होगा। अथॉरिटी ग्रांटिंग,
जो अथॉरिटी ग्रांट कर रही है ये उसका नाम आ जाएगा, सब रजिस्ट्रार है या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है या रजिस्ट्रार सोसाइटीज है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एप्लीकेंट, ये है बड़े ध्यान से भरने वाली चीज, क्योंकि जो यहां चली जाएगी बाद में इसी को ही उन्होंने कंडीशन को मैच करना है उसके साथ ले जाकर के, कि बेसिकली मैच करता है या नहीं करता है। ट्रस्ट डीड जो है वो इररिवोकेबल का क्लॉज है या नहीं है। आपको ध्यान हो तो मैंने थोड़ी देर पहले इसी पे बात की थी कि इररिवोकेबल है। इधर मेरा सेक्शन 61 है जो बड़ा क्लियरली इसको कहता है, वो यहां आकर के मुझे परेशान करता है। 61 कहता है ऑल इनकम्स अराइजिंग टू एनी पर्सन बाय विर्च्यू ऑफ ए रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स एज द इनकम ऑफ द ट्रांसफरर एंड शैल बी इंक्लूडेड इन हिज इनकम। जब मैं रिवोकेबल किसी को देता हूं तो वो ट्रांसफरर की इनकम में ऐड हो जाता है। तो बेसिकली ट्रस्ट के केस में इररिवोकेबल होना बहुत जरूरी है, वरना वो ट्रस्ट की तरह काम कैसे करेगा, पैसा लेगा कैसे और क्या करेगा। देन नई चीज जो उन्होंने अब ऐड की है जो पहले नहीं थी, वेदर द एप्लीकेंट इज रजिस्टर्ड ऑन दर्पण पोर्टल। तो नीति आयोग का जो दर्पण पोर्टल है ये उसकी बात करता है। जितने भी सोसाइटीज और ट्रस्ट अगर उनको सरकार से कोई ग्रांट चाहिए होता है उनको मैंडेटोरली दर्पण पोर्टल पे रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बिना आप रजिस्टर नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे ये सारे जितने कनेक्ट उसको हैं कनेक्ट कर रहे हैं कि उधर दर्पण का रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन आ गया, इनकम टैक्स का आ गया, उधर CSR1 रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के यहां ले जाके करा दिया। मुझे एक चीज बताइए, जब सब जगह से आ गया, एंड ऑफ द डे मल्टीप्लिसिटी खत्म करके किसी एक जगह रखेंगे, देखते हैं वो कहां रहता है। लेकिन अल्टीमेट मोटिव यही है कि CSR1 के अंदर CSR का कंट्रोल हो जाए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको पूरी इंफॉर्मेशन उसको मिलती रहे कि कहां से पैसा आया कहां जा रहा है। रेलेवेंट लॉ ऑब्लिक पोर्टल अब ये बात करता है कि आप कहीं और भी रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जो बहुत जगहों पे रजिस्ट्रेशन है, तो दैट हैज टू बी गिवन हियर। अथॉरिटी ग्रांटिंग उसी के, ये तीनों कॉलम 7B 7C 7D उसी से रिलेटेड है। 7E कहता है उसी रजिस्ट्रेशन की बात करता है वो कब से इफेक्टिव है। 8 बात करता है कि क्या इससे पहले कभी रिजेक्ट हुआ है आपका। अगर मेरी रिजेक्शन हुई है तो मुझे यहां देनी है। मैं जैसे ही देता हूं तो मेरा कॉलम खुलता है, मेरे से नंबर मांगता है वो आगे। कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जो यस नो पे चलेंगे। अगर कोई गूगल फॉर्म यूज करता हो तो उसमें जैसे सेक्शन बेस्ड फॉर्म होता है, ये उसी तरह का है कि आपने अगर नो कर दिया तो अगला क्वेश्चन आपसे वो नहीं पूछेगा, नहीं तो इसमें क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे। इसको सिंपल मत समझिएगा, अभी इसमें बहुत सारी चीजें हिडन है जो इसके अंदर। क्लेमिंग एग्जम्पशन सेक्शन क्लॉज सेक्शन 10 सब क्लॉज 21 की अगर आप एग्जम्पशन ले रहे हैं तो उसके बाद बात करता है डिटेल्स ऑफ ऑल द ऑथर्स। ऑल यहां देखिए बात करता है 5% से ऊपर शेयर होल्डिंग की, वो तो खैर कंपनी में करेगा। डिटेल्स ऑफ ऑल द ऑथर्स, फाउंडर्स, सेटलर्स, ट्रस्टीज, मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग काउंसिल, डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर्स होल्डिंग 5% और मोर। ऑफिस बियरर्स, यहां देखिए एक और ध्यान देने वाली बात है, एज ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट 31 मार्च। ये जिस डेट में मैं 31 अगस्त को अगर फाइल कर रहा हूं तो मुझे 31 अगस्त के ऑफिस बेयरर्स चाहिए। अगर एक दिन पहले भी बदल गए और हमने फाइल किया तो हम भी कहीं ना कहीं ट्रैप होंगे इसके अंदर। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ध्यान ये रखना पड़ेगा सर कि हमारा IP एड्रेस हर फॉर्म के ऊपर जाता है। हम जितना मर्जी कह दें कि सर मुझे नहीं पता क्या है, हमें कुछ फॉर्म्स पेपर्स ऐसे लेने पड़ेंगे क्लाइंट से जो ये कहेगा कि ये पेपर मैंने दिए। हम फैसिलिटेटर हो सकते हैं, अब ये हमारा बेबी नहीं है, इसको इस तरह से चलाना पड़ेगा। सर यहाँ 7B और 7C दोबारा बता दो। मैडम कांता शर्मा जी पूछ रही हैं जी, मैं उनको पैनलिस्ट में भी ले रहा हूँ। हाँ ले लीजिए। 7B 7C जी कांता जी सिंपल है लेकिन जी 7B और 7C की बात करता है कि कोई अदर लॉज में आप रजिस्टर्ड हैं कहीं पे भी किसी भी तरह से। जैसे बॉम्बे के अंदर चैरिटेबल एक्ट अलग से है, वहां जब चैरिटी एक्ट बनता है तो चैरिटी कमिश्नर के पास आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। इसी तरह से दिल्ली में नहीं है, इसलिए हम कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि दिल्ली में जो हमारा ट्रस्ट बन गया वही फाइनल होता है, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में अलग है लॉ, गुजरात में अलग है। तो लेकिन ये फॉर्म क्योंकि पैन इंडिया बेस्ड है तो उन्होंने उसको कंसिडर किया है कि जहां कहीं भी आप रेलेवेंट लॉ में अलग से रजिस्ट्रेशन है वो भी हमें बताइए, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी कनेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो अभी तक जो चलता था कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी,
बाद में बेची, कैपिटल गेन दिया या नहीं दिया, तो चैरिटी कमिश्नर से परमिशन लेनी पड़ती है पहले बेचने के लिए। आप ऐसे नहीं सेल कर सकते, खाली इनकम टैक्स लॉ नहीं लगता है। चैरिटी की प्रॉपर्टीज चैरिटी में चलती है। जितने भी महाराष्ट्र के रिलीजियस ट्रस्ट हैं या चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, वो सब वहां रजिस्टर्ड है। एक चैरिटी कमिश्नर अलग से अगर आप लॉ में देखेंगे तो आपको मिलेगा। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे कितने और लॉ हो सकते हैं जो इस तरह से उसके बीच में आ जाएंगे। तो ये 7B और 7C उसी की डिटेल है, कब से इफेक्टिव है और कब से आएगा। एक्चुअली इसमें समस्या ये आएगी सर लेटर ऑन स्टेज पे कि हमारा सारा डाटा, अभी तक तो जो हम इनकम टैक्स को दे रहे थे उसके बेसिस पे असेसमेंट हो रही थी। अब जब से 148 अमेंड हो गया, 148 कहता है कि अगर आईटीओ को कोई इंफॉर्मेशन कहीं से भी आई है तो वो 148A करके और 148 रीओपन कर देगा मेरा केस। तो यहां क्या है, ये इतनी इंफॉर्मेशन इधर उधर से गैदर हो रही है और आप ही लिख के दे रहे हैं मैं यहां रजिस्टर्ड हूं, आप कैसे चुप सकते हैं? आप नहीं लिखते हैं तो आप कल को ट्रैप होते हैं कि आपने इंफॉर्मेशन हाइड की, तो कंसीलमेंट का पार्ट है। तो बेसिकली ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमसे गैदर हो रही है और उसके बाद ये इंफॉर्मेशन कंपाइल होगी अभी कि हमने पीछे किया क्या हुआ है, क्या इवेजन कंसीलमेंट है क्या। तो 148A भी तैयार है हमारे लिए। तो ये इस पर्पज से ही आगे चल रहा है। तो ये है 7B और 7। आगे चलते हैं जी। इन केस ऑफ एनी ऑफ द पर्सन्स इज नॉट एन इंडिविजुअल देन प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स। मान लीजिए कोई कंपनी है या कुछ अलग से कुछ एसोसिएशंस हैं, तो उनके इंडिविजुअल नहीं है तो उनके डिटेल्स आ जाएगी। हम सीएज हैं, हमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाउ ये देखिए, हैज रिटर्न ऑफ इनकम बीन फाइल्ड फॉर द लास्ट असेसमेंट ईयर फॉर विच द ड्यू डेट हैज एक्सपायर्ड। अब ये बात करता है कि क्या 2020 की रिटर्न फाइल किया आपने? क्या डेट तो निकल गई, अब यस या नो है। अब आप नो करते हैं तो अलग से तलवार लटकती है, यस कर नहीं सकते क्योंकि फाइल की नहीं है। तो लेकिन कोई चॉइस नहीं है, आपको नो ही करनी पड़ेगी। और नो करेंगे तो बाकी सब चीजों के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा कि कैसे हम उसको, ये सब 148 का मैंने कहा ना आपको, ये रीओपनिंग और उस तरफ जा रहे हैं हम कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी तक बचे हुए थे, कहीं कुछ नहीं था। नंबर 11 देखिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात करता है द डिटेल्स इन रो 11 to 9 आस्क्ड टू बी प्रोवाइडेड। आई वांट टू अंडरलाइन ऑन दिस, एज ऑन डेट ऑफ एप्लीकेशन। ये 31 मार्च का डाटा नहीं मांग रहा है सर। हमें आदत है सर बैलेंस शीट से भरने की, अनलर्न करना पड़ेगा, पहले भूलना पड़ेगा अपनी आदतों को। ये बात कर रहा है एज ऑन डेट ऑफ एप्लीकेशन। मैंने 27 जुलाई को भरी तो 27 जुलाई का बैंक बैलेंस चाहिए मुझे 27 जुलाई की डिटेल चाहिए एज ऑन डेट। 10 दिन की भी रिबेट नहीं दे रहा। कॉर्पस क्या है मेरा फंड्स रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या है, मतलब मुझे उस दिन की बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना पड़ेगा, रिसीट एंड पेमेंट बनानी पड़ेगी, तब मैं इसको भर सकता हूं इस फॉर्म को। मैं नहीं कर सकता। आप सोचिए उन ट्रस्ट को जिनमें दिन में रोज कलेक्शन आ रही है। तो मुझे लगता है बेस्ट टाइम इसको चलाने का था लॉकडाउन। लॉकडाउन के अंदर ये फॉर्म दे देते ना, तो सारे तो मंदिर बंद थे, सारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जो थे उस तरह से काम नहीं कर रहे थे जैसे रूटीन में करते हैं। तो बड़ा आसान टाइम था, एज ऑन डेट बनता, हम भी घर में सब खाली थे, शायद ये फॉर्म भर देते कहीं ना। अब आते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कि मेरी लायबिलिटीज कितनी है, अदर लायबिलिटीज कितनी है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में देखिए, अगर कोई ट्रस्ट ने लोन लिया हुआ है सर, एक दिन का बैंक बैलेंस कहां से आएगा लोन का। ये है टिपिकल प्रॉब्लम जो 10A के अंदर जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है, जो इश्यूज है बेसिकली, जिसकी मैं और राजेश जी बात कर रहे थे कि ये खाली फॉर्म नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग कॉस्ट, अदर फिक्स्ड एसेट्स, investments deposits made into one or more of the forms or modes। 11 subsection सब क्लॉज 5 की बात करता है कि मैंने 11.5 के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब देखिए, जब मैं 11.5 की इन्वेस्टमेंट बताऊंगा और ऊपर अपने कॉर्पस बताऊंगा, क्या मिसमैच होगा कि नहीं होगा? मिसमैच होते ही मेरे लिए भारी समस्या, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे फिगर्स देनी पड़ेगी। अदर एसेट्स जो वहां छोड़ा वो नीचे ले लिया। नंबर 20 पे बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट हम कर सकते हैं कि ये बेसिकली एज ऑन डेट आपको पूरे के पूरी बैलेंस शीट और P&L बनाना है। जिस दिन फाइल हो रहा हो उस दिन का मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर हमको सोसाइटी से लेना पड़ेगा अपने आईपी एड्रेस से डालने के लिए। बड़ा मुश्किल है सर, नहीं तो एनीडेस्क लेकर के उसी के आईपी एड्रेस से फाइल कर दीजिए। अपना एनीडेस्क यूज, अपना सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो समस्या हो सकती है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल while filing this। I am telling you this clause 10 से लेकर के 19 नंबर तक का जो क्लॉज है, ये इस फॉर्म की सॉल है। ये
उससे पहले 7 वाला था जहां से हम बच नहीं सकते, FCRA, दर्पण, जहां जहां रजिस्टर्ड है सारी डिटेल चली गई। बिलीव मी 30 to 40% ट्रस्ट इसके बाद ऑपरेटिव मुझे नहीं लगता रहेंगे, जो रूटीन में चलते थे चल ही नहीं पाएंगे। नंबर 20 की बात करते हैं। इनकम रिसीव्ड इन 3 previous years immediately preceding the previous year in which application is made। पिछले 3 साल की मुझे रिसीट्स देनी है। इनकम रिसीव्ड, ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, CSR, अदर स्पेसिफिक ग्रांट्स एंड अदर इनकम्स। सर और तो कोई होती ही नहीं है, 4 ही तरह की तो होती हैं। अदर इनकम होने के बाद क्या बच गया? अदर इनकम में सब कुछ आ गया। पहली बात तो मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इस इनकम शब्द से ही थोड़ा सा मैं मतलब आई एम फीलिंग इरिटेटिंग कि इनकम ट्रस्ट में कहां से आ गई? इनकम ट्रस्ट कहां लेता है? इनकम तो डोनेशन ले रहा है, इनकम तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, ट्रस्ट तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ले रहा है। कहां से इनकम शब्द आता है? इनकम तो बिजनेस में होती है, मैं व्यापार नहीं कर रहा हूं। तो यहीं से आप माइंडसेट देख सकते हैं, सरकार का जो माइंडसेट है वो इनकम का है कि ये सब इंटरेस्ट जो है पैसा बना रहे हैं, दे आर रनिंग इनकम, दे आर रनिंग इनकम जनरेटिंग इंस्टीट्यूशंस, वेयरएज दीज आर, इनका नाम ही यही है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंट एनजीओ बोलते हैं या NPO बोलते हैं। तो ये इनकम शब्द कहां से आता है? तो एनीवे जो दिया है हम इसी को इंटरप्रिटेशन को लेके हम आगे चल रहे हैं। 21A, whether the fund or the institution has incurred any expenditure of religious nature, जो मैं 5% की ऊपर बात कर रहा था वो यहां है। क्या आप बताइए यहां पे फंड या आपने कोई खर्च किया रिलीजियस नेचर पे? यस करते ही क्लॉज खुलता है, कितना खर्च किया, किस साल में इनकम कितनी थी, वो ऊपर ले चुका है। आप लगाते ही एक्सेल का फार्मूला, मैथमेटिक्स का कैलकुलेटर का लगा हुआ है। मैं और दमीजा जी पुराने स्टूडेंट हैं, हमको शायद कैलकुलेटर वाली आते हैं, आज एक्सेल से निकल जाता है, 1 मिनट में निकाल के बता देगा 11% है 2% है उसी वक्त। मतलब मुझे लगता है नोटिस भी ऑटो मोड में होगा, इसका कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे CPC से आता है ना 143(1)A का ऑर्डर, उसी तरह से ऑर्डर ड्राफ्ट होके आ जाएगा। 21B, if yes, please provide the following details for 3 previous years immediately preceding the previous year in which application is made। मुझे 3 साल पिछला डाटा रखना है, एज ऑन डेट बनाना है। मुझे यह समझ नहीं आ रही राजेश जी फीस कितनी मिलेगी इस फॉर्म को भरने की? 4 साल का डाटा मैं इसमें भर रहा हूं और सारे चैरिटेबल ट्रस्ट है। बिलीव मी, मुझे तो उम्मीद नहीं है हम किसी से 50 रुपए भी लेते हुए चैरिटेबल ट्रस्ट के। हमने अपने आप को किया यार ये चैरिटी का काम है, छोड़ो यार हमारे हाथ से एक पुण्य का काम हो जाता है, हम इतने में खुश हैं। लेकिन आज करके दिखाएं इसको कि कौन करने वाला है, समझ से बाहर है सर। देन कम्स वेरिफिकेशन। तो ये एक फॉर्म है सर 2 पेज का, ये 2 पेज का नहीं है, इसके अंदर और भी कॉलम्स खुलते हैं लेकिन वो यस के बाद खुलते हैं। तो आप जहां जहां जरूरत पड़े आप उसको यूज करेंगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड यही पोर्शन था जिसको मैंने लिया। सर एक ये थोड़ा सा जो पॉइंट नंबर 10 है जी जिसमें यस और नो है, तो हाँ। यस के बाद कौन कौन सी विंडो ओपन हो रही है और नो के बाद कौन कौन सी विंडो ओपन हो रही है, या नहीं क्या क्या इन्फॉर्मेशन वो मांग रहे हैं, तो सर थोड़ा सा उस पर ही प्रकाश डाल दो ना सर। नहीं, यस के बाद तो देखिए एक्नॉलेजमेंट मांगी जाती है और कुछ नहीं मांगा जाता। पिछले 3 साल की वो एक्नॉलेजमेंट मांग लेगा, बाकी डाटा तो उनके पास ऑनलाइन। आपने ITR 7 फाइल कर दिया सर? जी सर, जी सर। ITR 7 पड़ा, वो लिंक हो जाएगा उसके साथ ऑटोमेटिकली, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। वो Yes, ma'am. एक्नॉलेजमेंट नंबर वो भी आप खुश होके, दिल खुश हो तो डाल दीजिए, वरना वो डाल लेंगे अपने आप। उसके नीचे जो इनकम है ना, ये जो इनकम आप डाल रहे हो ये ध्यान रखिएगा ITR से मैच करती हुई हो। पता लगा कि ये बैलेंस शीट कुछ और चली गई है 3 साल की, कि वहां ITR में जो फिगर्स गए हुए हैं जिसके बेसिस पे 85% दिखा के एग्जम्पशन लिया है, क्योंकि तब बैलेंस शीट नहीं देते थे हम खाली वो भर के भेज देते हैं। तो बेसिकली ये है 10 के बाद विंडो जो खुलती है एक्नॉलेजमेंट की, यस की। 9 के बाद वो क्वेश्चन पूछ लेता है आपकी इनकम कितनी है। और कोई ऐसा मुश्किल वाला सवाल नहीं है आसान, पर उसके कंसिक्वेंसेस बाद में है कि क्या होना है। वो तो सवाल इतना ही है, उसके क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है सर। ये है सर इंस्ट्रक्शंस जिसकी हम बात कर रहे थे। थोड़ा सा टाइम इस पर्टिकुलर मैं लगाना चाहूंगा इस पर्टिकुलर टेबल पे। ये अगर आपने टेबल देखा हो तो ये यहां था हमारा जो है सेक्शन कोड की, जहां बात करते हैं रो नंबर 2 के अंदर ये आपको भरना होता है। ये पुराना 10A में वापस आ रहा हूं, रो नंबर 2 सेक्शन कोड। तो यहां आपको भरना है 01, 02, 03 से 012 तक जाना है, 12 तक जाना है। तो पहला कहता है, ये सबसे हम लोगों के लिए शायद मुश्किल नहीं है, बट जो नए जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनको समझने की जरूरत है। इसमें हमको हर वक्त अपने हाथ में सेक्शन 12A को रखना पड़ेगा।
12A का सब क्लॉज 1 एंड उसका सब क्लॉज AC और उसका 1। तो ये बात करता है, अगर आप देखेंगे तो मैंने जो अभी 6 कंडीशंस पढ़ी थी, पहले वाली तो वही है सारी जो मैंने 12A से अभी आपको देखी थी। मेरा पर्पस यही था उस वक्त इसी पे लाने का, मोटिव यही था कि ये बाद में मुझे पता था कि आएगा। मैं एक सेकंड जी 12AB का सब क्लॉज उसका 12A क्लॉज 1 सब क्लॉज AC and then sub clause I where the trust or institution is registered under 12A. It means 01 कोड उनके लिए है जो ऑलरेडी 12A में रजिस्टर्ड है। सिमिलरली 01 डाल दीजिए। वैसे मैं थोड़ा सा एग्जाम पहले लीक कर देता हूं, आपको जो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट है उसमें 01 डालना है और जो ATG के लिए डालना है उसके लिए 11 नंबर है। तो बाकी सिर्फ हम नॉलेज के लिए डाल रहे हैं। 99.9% हम दो क्लॉजेज यूज करेंगे, 01 और 11। तो हमें थोड़ी सी आदत है कि पहले पेपर पता लग जाए, पलटते हैं एग्जाम की उसका ना आंसर की पहले चेक करते हैं कि कौन सी है। तो आंसर की इसकी ये है कि हमारे 99% जो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट है 2 फॉर्म 10A भरे जाएंगे, ATG के लिए अलग जाएगा और 12AB के लिए अलग जाएगा, जो उसके लिए 01 और ATG के लिए 11 नंबर। चलिए अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जब इसके नंबर 6 की बात करता है, उसके बाद नंबर 6 की बात करता है इन एनी अदर केसेस, 12A में एनी अदर केसेस। देन कम्स सब क्लास 4 क्लॉज 1 ऑफ फर्स्ट प्रोविजो, 1023C में ले गया अभी हमें। तो बेसिकली ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे, 1023C के सब क्लॉज में आएंगे, जहां 4, 5, 6A, देन अगेन क्लॉज 4 प्रोविजो के साथ भी कनेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली 1023C है और उसके बाद सीधा ATG के 2 क्लॉजेस हैं। आप देखिए पहले 2 12A के हैं, उसके बाद 1023C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आपका 8 जो है वो 1023C के हैं। 1023C में अगर मैं वापस जाऊं 2 मिनट के लिए, मेरी उस वक्त PPT का इशू था, मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगा, वैसे ही डिस्कस कर लेते हैं। 1023C में हमारे पास जो 3AC जो है, इसमें हमारे पास 2 क्लॉज हैं बेसिकली जो हमारे मतलब के हैं, 3AD एंड 3A, जिनके लिए हमको करना है। बाकी गवर्नमेंट ग्रांट्स के हैं, मुझे नहीं लगता हम लोग उसमें ज्यादा डील करते होंगे, क्योंकि अगर किसी के लिए है तो दे कैन डू इट। वो सब क्लॉज देखेगा 1023C का और वो कोड सेलेक्ट करना है आपको यहां से। ये है कोडिंग की लिस्ट पूरी की पूरी। ATG 5 के अंदर आपको 11 डालना जो एग्जिस्टिंग है, जो नया फाइल करेंगे 12 में। तो बेसिकली ये इस तरह से है इसका जो सारा स्कीमा जो है। देन कम्स आपका यहां सेकेंड इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो यहां 5th प्रोविजो सेक्शन 35 के अंदर जो कंडीशंस है उनकी बात कर रहा है। बेसिकली यहां सब कोड्स बना दिए इन्होंने। तो डायरेक्टली सेक्शन भी लिखा जा सकता था, पर वो डबल मेहनत है कि पहले हम इधर से सेक्शन को पढ़ते हैं फिर कोड डिसाइड करेंगे उसके ऊपर। तो अभी करना ये पड़ेगा कि हमें अपने एक्ट के साथ ही लिखना पड़ेगा कि आगे से इसका 35 नंबर कोड है, इसका 36 नंबर है। थोड़े दिनों में मुझे लगता है जितने पब्लिशर्स हैं वो डाल के ही दे देंगे 10A के साथ कि भैया यूज तो यही है इसका, और तो कोई यूज है नहीं ज्यादा। तो अल्टीमेटली कोड नंबर साथ ही आ जाएगा, रूल्स जैसे साथ लिखे होते हैं। इफ एप्लीकेंट सेलेक्ट कोड 11 और 12 इन रो 2, then option religious in row 3 shall not be applicable। मैं इंस्ट्रक्शंस इसलिए पढ़ रहा हूं, प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, ताकि क्योंकि हम लोग जनरली नहीं देखते हैं, तो ये एक मौका है मेरे भी लर्न करने का और हम सबके लिए। इफ एप्लीकेंट सेलेक्ट कोड 13 to 19 in row 2, then row 3 shall not be filled। 13 से 19 अगर मैंने सेलेक्ट किया है तो आप ये देखिए फॉर्म में अपने आप कह रहा है कि आपका रो 3 नेचर ऑफ एक्टिविटी ओपन ही नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप बता चुके हैं मैं सोशल साइंस रिसर्च कर रहा हूं, स्टैटिस्टिक्स रिसर्च कर रहा हूं, तो वो खत्म हो जाएगा। 5 की बात करें तो रो नंबर 4B, 4C एंड 4D आर रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड ओनली व्हेन द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4A इज यस। 4A अगर मैं यस करूंगा तो मुझे आगे उसका 5 की बात करेगा। For the objects of the applicant in row number 5, any one of the more of the following to be selected। अगेन वही 6 हमारे हैं, religious, relief to poor, education, medical relief, yoga, preservation of environment including watersheds, forest and wildlife,
यहां एक नंबर बढ़ गया क्योंकि एक्ट में दोनों ये इकट्ठे हैं 5 पे, यहां उन्होंने अलग कर दिया इसको। प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस एंड देन एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। आंसर टू क्वेश्चन इन रो नंबर 7 शुड बी यस इफ द एप्लीकेंट इज रजिस्टर्ड विद दर्पण पोर्टल। नहीं है तो नो कर देंगे, तो जरूरत ही नहीं है। अगर वो हो जाएगा तो आपको आगे की रो फिल करनी है। इनकॉर्पोरेशन क्रिएशन डेट यू हैव टू फिल। इसी तरह से एफसीआरए का आपका सारी डिटेल मांग रहा है, वो आप दे देंगे। ये है आपके बाद रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 1023C क्लॉज 4566A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट टू बी अनेबल्ड। ये जो अभी कांता जी जो क्वेश्चन पूछ रही थी, उसका आंसर यहां है कि कौन कौन से क्लॉज कब अनेबल हो जाएंगे फॉर्म के अंदर। जैसे आप यस करोगे तो खुलेगा, आप वो कर दोगे तो बंद हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली ग्रे हो जाएंगे, आपको भरने नहीं पड़ेंगे। इसी तरह से रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 1046, उसके बाद 12(8) ये सब 01 आपका मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है। 35 13 से 19 अगेन उसी की बात कर रहा है। मैंने आपको बताया था 11 नंबर हमको फिल करना है अगर हम रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 80G मांग रहे हैं तो। एफसीआरए के केस में 0 से 1 से 19 तक मैंडेटरी इफ रजिस्टर्ड अंडर एफसीआरए। रजिस्ट्रेशन नंबर विद दर्पण 1 से 19 के बीच में आ रहा है, अदर्स है, ये सारे खुले रहेंगे उनके लिए। फॉर रो नंबर 9A कॉलम रिलेशन, वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग शैल बी सेलेक्टेड। यहां मैं वापस आता हूं 9 में, ये बात कर रहा है कॉलम नंबर 9A। 9A में अगर मैं आता हूं, डिटेल्स ऑफ ऑल द ऑथर्स, जब मैं ये फिल करता हूं तो मेरे से ये रिलेशंस की भी डिमांड करता है कि मेरा रिलेशन क्या है उसके साथ। बेसिकली ऑथर के साथ, फाउंडर के साथ, सेटलर ट्रस्टी उनका आपस में, ये हम सब ऑलरेडी जब हम 12A भी कराते थे तब भी हम डिक्लेयर करते थे, एफिडेविट भी देना पड़ता है वहां पे। एग्जैक्टली उसी लाइन पे है, 5% से ऊपर की शेयर होल्डिंग है या नहीं है, ऑफिस बेरर्स कौन कौन है, डायरेक्टर्स कौन है, सो दैट बैकएंड पे भी जाने की कोशिश, एक तरह से व्हील उठा के पीछे देखने की कोशिश कर रहे हैं कि है कौन। वाइफ, हस्बैंड, बहू, बेटा, यही सबका ट्रस्ट बनता है और बनाते हैं हम पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। हालांकि अलग बात है वो कुछ लेते नहीं है, कोई फैमिली भी चैरिटी कर सकती है, कोई क्राइम नहीं है इसमें, कोई गुनाह नहीं है, एनीबॉडी कैन डू। तो बेसिकली लेकिन ये उनका पर्पस है कि आप डिक्लेरेशन दीजिए कि रिलेशंस क्या है आपके। देन रो नंबर 9A और 9B की बात करता है। यहां आधार नंबर मांगे जा रहे हैं इफ अवेलेबल। यहां पे वो कहता है कि अगर है पैन तो कोड नंबर 1 डाल दीजिए, आधार है तो 2 डालिए, और अगर आप रेजिडेंट है तो आपके पास पैन और आधार होगा, लेकिन अगर कोई फॉरेनर है तो उसके पास टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन होता है, उन्होंने कहा वो भी दे दीजिए। पासपोर्ट दे रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन का बेसिकली सब कुछ आप देखिए कोड से इन्होंने कनेक्ट किया है। जैसे हम वो फॉर्म भरते हैं एमएससी यूएमएससी का, उसमें भी यही होता है कि आप कोड सेलेक्ट कीजिए। कोड सेलेक्ट करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन पे जाना पड़ता है। तो एक नया रिजीम मेरे हिसाब से स्टार्ट हुआ है इनकम टैक्स के अंदर। या अभी तक हम ऐसा नहीं थे, जीएसटी में भी ऐसा नहीं था, सीधा सीधे सेक्शंस थे। पर आई थिंक वो चाहते हैं कि ट्रस्ट वाले खुद भरें। अब वो कितना भरेंगे मुझे नहीं पता, पर वो उनकी इंटेंशन ये है कि ये उसको खुद भरें, इंस्ट्रक्शंस देख लें और भर दें। क्या जरूरत है, किसी प्रोफेशनल की जरूरत ही नहीं है उनको, क्योंकि सरकार को फीलिंग ये वाली है कि प्रोफेशनल्स को बिल्कुल इनकी कोई जरूरत ही नहीं है, इनको साइड पे कर दो, ये अपने आप हमारा काम चल जाएगा। तो बेसिकली ये कोड्स हैं, इलेक्शन वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड नंबर दे दीजिए। राशन कार्ड नंबर भी अभी दे रहे हैं। रो नंबर 11 to 20 आर रिक्वायर्ड टू बी फिल इफ कोड 02 फिल किया है, जो भी इसमें सिंपल इंस्ट्रक्शंस आर देयर, आई एम नॉट गोइंग। देन आता है फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड व्हिच आर मोर इंपॉर्टेंट इन दिस केस, कि बेसिकली मुझे पेपर क्या क्या चाहिए। तो जब मैं पेपर्स की बात करता हूं तो इट सेज वेयर द एप्लीकेशन इज क्रिएटेड और इज एस्टैब्लिश्ड अंडर एन इंस्ट्रूमेंट। तो बेसिकली मुझे उसके इंस्ट्रूमेंट की कॉपी पूरी लगानी है। अदरवाइज देन एन इंस्ट्रूमेंट सेल्फ सर्टिफाइड, और ये सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ सर्टिफाइड हैं, अनसर्टिफाइड डॉक्यूमेंट कोई नहीं है, सब सेल्फ सर्टिफाइड जाएंगे। मैं फिर वही कह रहा हूं कि मुझे ऐसी इंटेंशन लगती है कि दे वांट कि इसको ट्रस्टीज या जो मैनेजमेंट ट्रस्टीज खुद भरें, खुद ही साथ बैठे। बिलीव मी, ये कम से कम 1 दिन पूरा लगेगा एक एक को भरने में, एक फॉर्म को भरने में। उससे कम में, मतलब 1 दिन में भी हो जाए तो बहुत बड़ा काम है। मुझे नहीं लगता ये 1 दिन में भी हो सकता है। Where the applicant is created or established otherwise than under an instrument, self-certified copy of the document evidencing the creation or establishment.
साबित आप कीजिए साहब कि मैं कैसे ये बना, मैं ट्रस्ट कैसे बना। वो कह आप कह रहे हैं ट्रस्ट डीड तो है नहीं जी हमारे पास। वो कहता फिर ट्रस्ट बना कैसे? तो यू हैव टू प्रूव, आप लाइए पेपर कहां है, हमारे पास कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है, तुम ला ले आओ अपने पास, तुम्हारे पास है तो ले आओ, नहीं तो यहाँ 31 मार्च के बाद आपकी दुकान बंद। तो बेसिकली अगेन मोटिव मुझे वही दिखाई देता है। उसके बाद कहता है सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स और सोसाइटीज और रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। कांता जी आपके सवाल का जवाब यहां पे है, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एज द केस में भी। तो बेसिकली क्या है, थोड़ी सी कभी कभी इरिटेशन भी होती है सर इसको देखते हुए। भाई जब ऑलरेडी आपके पास एक चीज है, क्यों हमें बार बार उसी चीज के लिए हमें आप तंग करते हैं? हमने नंबर दे दिया साहब, मिला लीजिए ना। आप अपना तो पूरा पोर्टल आप कोरिलेट करते हैं, हम आपको नंबर भी बताते हैं तो आप वहां से कोरिलेट नहीं कर। मेरा पैन नंबर भी चाहते हो उसकी फोटोकॉपी लगाऊं? अरे साहब पैन नंबर से लिंक कर लीजिए ना यार, मैंने दे दिया। अगर मैं गलत बता रहा हूं तो आपके पास राइट्स है, मुझे बाद में चढ़ा दीजिएगा जो भी आपको करना है। चलिए, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर एफसीआरए, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्डर ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12 में। जो अभी तक आपके पास रजिस्ट्रेशन था 12A का, 12AA का। 12A का इन्होंने इसलिए लिखा कि कुछ लोगों ने 12A से 12AA में भी नहीं गए अभी तक, तो जो नहीं गए हैं वो भी कह रहे हैं आ जाओ 12AB में, आपको भी देख लेंगे, आप भी आइए जरा, फिर आपके भी 4 साल का पीरियड है हमारे पास। Where the applicant has been in existence during any year or years prior to the financial year in which the application for registration is made, self-certified copies of annual accounts. सर मेरे एनुअल अकाउंट्स की कॉपियां भी लगानी है इसके साथ, मतलब मैंने डाटा भी भर दिया, उसके बावजूद भी मेरे पेपर लगेंगे जिसको बाद में चेक किया जाएगा। तो मतलब मैं कहीं से भी बच नहीं पाऊंगा जहां से मैं कहूं कि भाई मैं बच जाऊंगा। अब आती है बात नेक्स्ट, sorry, where the applicant is created or established under an instrument self certified copy। शायद उसी को रिपीट कर रहा है क्या? हाँ एग्जैक्टली रिपीट कर रहा है, छोड़ दीजिए। अब आता है क्वेश्चन, 3 साल की आपको बैलेंस शीट्स लगानी है। सिर्फ एक एहसान कर दिया सरकार ने हम पे कि हमसे 3 साल से ज्यादा के नहीं मांगे, सिर्फ 3 ही साल के कहा दे दो। 7 के भी मांग लेते तो हम कुछ नहीं कर सकते थे, वो भी देने पड़ने थे। शायद उसके पीछे अगेन मैं कहूंगा 148A कि 3 ही साल का वहां देखना है तो 3 साल का दे दो, इसी पे तुमको देख लेंगे, बाकी बाद में देखते हैं, फिर तो बाकी प्रोविजन हमारे पास है। तो शायद वो वजह है। हालांकि जब एफसीआरए आ रहा है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो हमारे ईयर्स बढ़ जाते हैं, वी हैव टू बी केयरफुल। Then says self-certified copy of order of rejection of application for grant of registration। रिजेक्ट भी हुए हैं तो भी कॉपी लगा लीजिए, हमारे पास नहीं है भैया, हमारे भरोसे मत रहिएगा, अपना खुद लेके आइए। तो ये सब चीजें। अब आते हैं क्लॉज नंबर 13 से 19, वेयर द रिपोर्टिंग पर्सन इज कॉन्स्टिट्यूटेड। ये सब जो साइड पे लिखे थे सर, ये नंबर लिखे हुए हैं क्लॉजेस के, जिसके बेसिस पे भर रहे हैं। तो कुछ रिपीट जो हो रहे थे वो उन क्लॉजेस की रिक्वायरमेंट थी, तो जिस वजह से था, पर अल्टीमेटली पेपर वही है, रिपीट हमको बार बार नहीं लगाने। We have to put once, but इंस्ट्रक्शन में उन्होंने दिया है कि we need this for column number 3 as well as for column number 9, तो दोनों के लिए चाहिए। Where the, ये अगेन वही कहानी सारी की सारी 13 से 19 पे भी एफसीआरए। चलिए यहाँ पे एक सेक्शन 35 का और ऐड कर दिया, क्योंकि वो आगे जाके 13 के बाद क्लॉज आ रहा होगा, तो दैट हैज बीन एडेड। चलिए अब ये जो मैं बात कर रहा था, थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ, रीवैलिडेशन के केस में आपको 01 लगाना है, एटीजी के केस में 11 लगाना है। ऑब्जेक्ट मैंने शायद मैं कुछ जल्दबाजी में पहले ही बोल गया सब कुछ, कि बड़ी केयरफुली ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करना है, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं इस फॉर्म को भरने में। ऑनेस्टली इट्स नॉट ए इजी जॉब, सो आई वांटेड टू शेयर इट विद यू। पॉइंट नंबर 6 में कहा गया है कि सिर्फ ट्रस्ट के लिए है, जबकि ट्रस्ट इंक्लूड्स, क्योंकि हम सब जानते हैं इनकम टैक्स एक्ट में ट्रस्ट इंक्लूड सोसाइटीज एंड सेक्शन 8 कंपनीज आल्सो, तो इट इज देयर। दर्पण आईडी आपको देनी है, ध्यान से दीजिएगा। एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन देना है, 1023C46 की रजिस्ट्रेशन देनी है। रिलेशन मेंटेन में जो है वो सेटलर के साथ लिंक करके आपको देना है।
यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, पैन के केस में 01, आधार 02 एंड अदर्स। अगर किसी आदमी के पास एक से ज्यादा कैपेसिटी है तो नेम शुड बी रिपीटेड। अगर वो प्रेसिडेंट भी है और कोई और पोस्ट भी होल्ड कर रहा है तो उसका नाम रिपीट होगा, लेकिन पूरे नाम देने पड़ेंगे। सेल्फ सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। देन अब आते हैं सब, एक ये बेसिकली एक रिक्वायरमेंट और है, ऑब्लिगेशन है ट्रस्ट के ऊपर एक एनुअल स्टेटमेंट फाइल करने की। जो भी डोनेशन, जो भी डोनी डोनेशन लेता है उसको एक स्टेटमेंट फाइल करनी है। अब उसके बेसिस के ऊपर रिकंसाइल होगा डोनर, मैं उसका नाम पैन नंबर यहां डालूंगा, वो जैसे 26 AS में हम मिलाते हैं उसी तरह से TDS की मैचिंग की तरह से डोनेशन की मैचिंग हो रही है। बेसिकली दैट्स द मोटिव बिहाइंड इट। और इसके ऊपर पेनल्टी है ये रिटर्न ना फाइल करने की, 200 रुपए पर डे, और 271K भी पेनल्टी लगाता है इसके ऊपर। वो लगाता है हमारे ऊपर 10,000 मिनिमम 1 लाख रुपए तक, ये रिटर्न ना फाइल करने पे। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये 2022 में शुरू हो जाएगी, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं। करेक्शन करने का राइट जैसे TDS में मिलता है उसी तरह से यहाँ फॉर्म 10 भी है इसमें, तो दैट यू विल गेट। देन डिनायल ऑफ रजिस्ट्रेशन है इसके अंदर, कि आपको एक रजिस्ट्रेशन मिलेगा, चाहे तो आप ले लीजिए उसमें 23C में, चाहे 12AB में। पार कर दिया गया क्योंकि ये कुछ बहुत केस लॉस थे इसके ऊपर, तो कोर्ट ने कहा था कि आप रख सकते हैं, नाउ दे हैव विथड्रॉन। इनऑपरेटिव हो जाएगी सेक्शन 11(7) में जो है। तो बेसिकली इसके बाद एक कैंसलेशन का राइट भी रख लिया, जो पहली बार देखने में मिला। सेक्शन 12AB के, जब अभी तक हमने 3 तक पढ़ लिया था, जब हम 4 में जाएंगे एक क्लॉज और दिया इन्होंने, वेयर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए ट्रस्ट or a institution has been granted registration under clause A or clause B subsection, and subsequently the principal commissioner or CIT is satisfied that his satisfaction note लिखना पड़ेगा उसको, satisfaction note लिखेगा that the activities of such trust or institution are not genuine। मतलब आप देखिए कहीं ना कहीं हम उसी तरफ जा रहे हैं, 148 की तरफ, 151 की सैंक्शंस की तरफ, 149 कवर हो रहा है। और अगर कमिश्नर को लग गया कहीं भी बैठे बैठे कि भाई साहब ये ट्रस्ट जो है जेन्युइनली काम नहीं कर रहा, वायलेट कर रहा है जो कंडीशंस दी थी, वो वहीं बैठे बैठे आपकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देगा, जो अब तक नहीं होती थी। अभी तक सिर्फ जब हम जाते थे, अब तो खैर परपेचुइटी था, जब पुराना वक्त अगर हम याद करें, रिन्यूअल पे जाते थे तो हम पूरा हिसाब देते थे कि कहां क्या है। अब रिटर्न फाइल करते हैं वो मैच हो जाती थी। तो मुझे लगता है जो हम सिंप्लीफिकेशन की बात कर रहे थे कहीं लॉ की, ये सिंप्लीफिकेशन तो नहीं दिख रहा, कुछ कॉम्प्लिकेशंस जरूर इसमें दिखाई दे रही है। मे भी आने वाले वक्त में शायद अच्छे दिनों की तरफ जा रहे हो। एक्टिविटीज ऑफ सच ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस आर नॉट जेन्युइन, और जेन्युइननेस का उसको डाउट हो गया हमारी जेन्युइनिटी पे, और आर नॉट बीइंग कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट। जो ऑब्जेक्ट दिए थे, फिर मैं वापस वहीं जाऊंगा मैं अपने 6 कंडीशंस पे, कि साहब मेरे ऑब्जेक्ट, मान लीजिए मैंने एजुकेशन किया था और मैंने कोई दवाई मांगने आ गया दे दी, मेरे उस पे नहीं था, तो एम आई डिबार्ड। सो अभी इसका जवाब जो है किसी एक्सप्लेनेशन में आएगा। ही शैल पास एन ऑर्डर इन राइटिंग कैंसलिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ सेड ट्रस्ट आफ्टर अफोर्डिंग ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। बस एक एहसान कर दिया साहब कि आपको पूछ लेंगे एक बार। वो शायद प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में प्रॉब्लम आती है। हालांकि FCRA में एक वर्ड मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा, इसके आगे एक लाइन और लिखी हुई है जो मैं उम्मीद कर रहा था कहीं यहां भी ना आ गई हो। वो कहते हैं अफोर्डिंग ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बट यू विल नॉट बी गिवन ए पर्सनल हियरिंग। यहां पे भी अगर ये फेसलेस हुआ तो हम कुछ उसी लाइन पे हैं, FCRA की लाइन पे, कि वहां भी हम पर्सनल हियरिंग नहीं देते थे, यहां पे हम अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग हमने दी है। तो हियरिंग दे करके ही विल कैंसिल माय रजिस्ट्रेशन एंड इट इज ओवर। और वहीं पे आप समझ सकते हैं, फिर उसके बाद 115 TD आ गया मेरे पास, बाकी सब जो चीजें हैं वो चली जाएंगी। यहां है वेयर द ट्रस्ट इज, अगेन उसी के बारे में बात कर रहा है, 5 की बात कर रहे हैं, वेयर द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इज नॉट एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 11
ड्यू टू वायलेशन ऑफ सेक्शन 13(1) ऑफ द एक्ट और सेक्शन 12AB 5A, ये 5A नया है, 13(1) तो हम पहले से जानते हैं। 5A कहता है द एक्टिविटीज ऑफ द ट्रस्ट और द इंस्टीट्यूशन आर बीइंग कैरिड आउट इन ए मैनर दैट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 11 and 12 डू नॉट अप्लाई टू एक्सक्लूड आइदर और एनी पार्ट ऑफ द इनकम। मतलब 13 से काम नहीं चला, हम उससे भी आगे बढ़ गए। अभी तक हम थे 13 कहता था कि अगर आप 11-12 को फॉलो नहीं कर रहे तो एक्सेप्शंस है। ट्रस्टी ने पैसे ले लिए, ट्रस्टी ने रेंट एक्स्ट्रा ले लिया, प्रॉपर्टी कम प्राइस पे बेच दी, कम प्राइस ज्यादा प्राइस पे खरीद ली, सैलरी ले ली, इतनी एलिजिबिलिटी उसके लिए नहीं था एलिजिबल, तो अभी तक हम उस पर बात करते थे। अब हमने ये कह दिया 12AB 1(5) के अंदर कि साहब नहीं, 13 में भी कवर नहीं हो रहा तो यहां कवर कर देंगे उसको। तो ये कहां तक लेके जाएगा पता नहीं, क्योंकि यहां मेंशन ही नहीं किया। वहां कम से कम केस लॉ सेटल हो चुके, लॉ कुछ कुछ एस्टैब्लिश हो चुका है। यहां लॉ फिर दोबारा से अगेन एक सुनामी की तरफ जा रहा है, फिर दोबारा से। आई एम अगेन रीडिंग दिस सेक्शन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑनेस्टली सारे एक्ट के अंदर। विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 4, मतलब जो कैंसिलेशन का सेक्शन है उसको बात करके बात कर रहे हैं। Where registration of a trust or institution has been granted under clause A or B of subsection 1 and subsequently it is noticed that the activities of the trust or the institution are being carried out in a manner that the provisions of section 11 and 12 do not apply to exclude either whole or any part of the income of such trust or institution due to operation of subsection 1 of section 13. B. The trust or institution has not complied with the requirement of any other law. मतलब उसको लगा कुछ भी है उठाएगा कैंसलेशन सीधा, मुझे कुछ नहीं बात करनी, मुझे आपसे हियरिंग ली। हम सब जानते हैं हियरिंग कैसे होती है। जब कैंसलेशन का मन बन गया होता है तो उसके बाद कितनी आप दे दीजिए, अल्टीमेटली रिट में जाना पड़ेगा, किसी के पास ऑप्शन नहीं बचती है। जब ऑलरेडी एक माइंड मेकअप कर लिया, सेटिस्फेक्शन नोट बन गया, बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में वो मेरे एक्सप्लेनेशन को लेता है। सिर्फ स्पीकिंग ऑर्डर पास कर सकता है, वो भी कोई बहुत अच्छा ऑफिसर होगा तो, अदरवाइज तो इट इज हिज चॉइस। ही हैज ऑलरेडी ऑर्डर तक पहले बने होते हैं, हम सब जानते हैं। ये बात करता है आप 12AB की। देन रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया है, इसके पीरियड की हम बात कर रहे थे, दोबारा से है, इसमें कुछ नहीं है। कॉर्पस डोनेशन, आई थिंक आई नीड नॉट टू गो इनटू दोज एंट्री केसेस, ये हमने डिस्कस कर लिया। 234 जो एनुअल रिटर्न सबमिट करने वाला जो है 10,000 रुपए पर मंथ, ये है मेरी तरफ से सर बेसिकली 10A का प्रेजेंटेशन, जो मैं कोशिश कर पाया इतने बड़े सीनियर्स के सामने बैठ करके बोलने की। मेरी राजेश जी, थैंक यू वेरी मच, सो मच ऑफ द सो। और पुराने दोस्तों को आपने स्क्रीन पे दिखाया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। इस कोविड में शायद कईयों को तो हमने देखा ही सालों के बाद है। डिपार्टमेंट जाया करते थे तो मुलाकात हो जाया करती थी किसी कॉरिडोर में जाते आते। फेसलेस ने पहले खत्म कर दिया था, कोविड ने बाकी कर दिया। तो मेरी प्रार्थना है कि भगवान करे सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे, फिर दोबारा हम पहले की तरह मिले, खुशी उसी तरह से बढ़ती रहे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट सर, आई एम ओपन। थैंक यू बॉस। कुछ क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है सर, शॉर्ट में जरा रिप्लाई कर दें सर। जी बोलिए। मैं पढ़ूं सर या आप पढ़ेंगे सर? पढ़ करके रिप्लाई क्वेश्चन करेंगे। आंसर में सर किसमें है? ये क्वेश्चन आंसर बॉक्स है ना सर आपके बिल्कुल नीचे स्क्रीन के। मेरे यहाँ खुल नहीं रहा राजेश जी। अच्छा, मैं पढ़ देता हूँ सर। चैट बॉक्स खुल गया, क्वेश्चन आप पढ़ दीजिए। हाँ, मैं पढ़ देता हूँ। राजेश झांझी जी पूछ रहे हैं, वी हैव टू सेलेक्ट व्हिच असेसमेंट ईयर फॉर रजिस्ट्रेशन एज ओनली असेसमेंट ईयर 22-23 इज रिफ्लेक्टेड। ओनली 22-23 सर, 22-23 से मिलेगा, 21 तक तो है आपके पास। 21-22 का आपका फाइनेंशियल ईयर आप करा रहे हो, तो वैसे भी आपको जिस असेसमेंट ईयर का चाहिए उससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में 1 मंथ बिफोर आपका नए के केस में भी हो जाना चाहिए, तभी आपको अगले साल मिलेगा। तो इस केस में तो है ही 22-23 सर, यू कैन नॉट सेलेक्ट इट सर, इट इज ओनली फॉर 22-23। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, सुखविंदर पाल मनाज जी पूछ रहे हैं, नो ऑडियो 12A1 सबसेक्शन AC subsection 6 stipulate application need to be made at least 1 month prior to the commencement of the previous year. In case a new trust is created July 8, 2021, how it would have applied for registration 1 month prior to its creation, that is June 8, 2021. Please clarify. नहीं सर, 1 month prior to the commencement of the previous year सर, creation of trust नहीं है। Okay.
नेक्स्ट फरवरी क्वेश्चन 28 फरवरी तक आप करिए ना उसमें। इन्हीं का क्वेश्चन है सर। नेक्स्ट सुखविंदर जी पूछ रहे हैं, सर इन केस एन एसएससी अप्लाइड फॉर सेक्शन 12 रजिस्ट्रेशन फॉर चैरिटेबल एक्टिविटीज लाइक रिलीफ फॉर पुअर, योगा, मेडिकल रिलीफ एंड अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, but was granted registration for only other objects of public utility. Does this non-inclusion of some of the objects in registration granted by department has any implication for NPO? नहीं, it was in case of SSC applied for section 12 registration for like relief to poor yoga but was granted registration only other objects of public. अब आप दोबारा कर रहे हैं ना सर, ये तो पुराने को तो छोड़ दीजिए, नए में चलिए, नया ले लीजिए, दे रहे हैं सब कुछ। अब तो कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं इन बातों पे, तो अब तो उन्होंने डिसाइड ही कर लिया सब कुछ। अच्छा, इन्हीं का फिर अगेन क्वेश्चन है, सर इज इट मैंडेटरी टू अपलोड कॉपी ऑफ नोट ऑन एक्टिविटी व्हाइल मेरा प्रोफेशनल चार्जेस का बिल भेज दीजिएगा सर सुखविंदर जी के पास। फिर सुखविंदर जी पूछ रहे हैं बार बार, is it mandatory to upload copy of note on activity while filing form 10A for re-registration under section 12(1) AC? सर ऑलरेडी उन्होंने कॉलम दिया हुआ है, आप वही फिल कर दीजिए ना, अलग से क्यों लगाते हो, अलग मांग ही नहीं रहे हो। Is it advisable to add additional charitable activities in the form 10A for registration in case these were not approved in the earlier ऑलरेडी registration हो गया grant? सर डिस्कस। वो तो आपने बता ही दिया। नीरज कुमार श्रीवास्तव जी asking, एक सेकंड सर, in case of society does the details of all the member are to be provided or only for member of management or governing body? मैनेजमेंट या गवर्निंग बॉडीज, ये ऊपर वाला क्वेश्चन सर मैं, मेरे लिए इंटरेस्टिंग है ये अनोनिमस अटेंडी जो है जी सर, ये मैं छोड़ गया था सर। 31 मार्च 2021 को जो रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, मेरी पीपीटी चली नहीं ना, तो कुछ क्लॉजेस बीच में से पॉइंट छूटे होंगे जरूर। तो बेसिकली क्या है, जो 31 मार्च 2021 को जो एप्लीकेशंस हमारी पेंडिंग थी, सरकार ने थोड़ा सा थैंक यू करें उनका, उन्होंने कहा कि उनको हम डीम्ड मान लेंगे कि वो रजिस्टर्ड ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन 1 मंथ में कर देंगे। तो ये पेंडिंग थी, तो नथिंग टू डू, और प्रोविजनली हो के आ भी गई अब तो, खैर काफी सारी, अब पेंडिंग नहीं है कुछ भी। sir portal does not need information from point 11 to 21 of form 10A in case answer to question 10 is no. Yes, I agree with that. Agree. Next question कल्पना जी पूछ रही हैं, whether registration under Public Trust Act is mandatory for getting 12AA for a trust without which cannot form 10A be uploaded? Depends which state you are, because it will be there only, not in Delhi. Vandana ji is asking, can salary be paid to trustee, director and managing affairs of the trust section 8 company? Read section 13 first before going anywhere, because if you are paying a 1 lakh rupees salary to your trustee or a managing director and he's 6th class pass and he doesn't have that much of career, it has to be matched with the, I think, relate with the sections, his capability and so many features has to be seen. What kind of activity is providing? समुंदर जी पूछ रहे हैं, for new trust created in 9th March 2021, when and which forms to apply for registration? 10A? 12AB sir, 12AB. This 10A form. 10A form. 10A form आएगा ना। वैशाली विनोद, a trust has not availed of ATG provision for donees. It is simply taking donation and donating the interest on FDs for trust donation. Will this trust will also have to re-register? Yes, certainly it has to re-register and apply for ATG also, because you are taking a risk unnecessary. Why to? 100%. Sir, in point number 9A, in case of society, does the detail of all the members? अच्छा, ये तो आपने बता दिया, managing और governing. What is the remedy available if automatic approval not given as per new provision of for applicable and made and before Already 31 answered. March? I think wait for some time. You know that I think 22 April there was a lockdown, and after that technical glitches are going on. So I think they will send it. They are not going to take a risk, because this provisional registration, if I really go, as I said, I missed something. Provisional registration is mechanical. You simply apply, and within, they have a time of 3 months, but they send within 1 month. Within 1 month, you get a registration out of it. And later on, they verify. They have 6 months time. And moreover, within that 6 months, if they find something, they have a right to cancel. So they immediately, now that days have gone, our litigation is gone. जब हम apply किया करते थे, registration आता नहीं था, फिर हमें problem आती थी. अब उन्होंने कहा ले लो ना यार, बिना activity के ले लो आप.
ये जो झगड़ा था जो सुप्रीम कोर्ट तक गया था कि एग पहले होगा या हेन पहले होगा, कि एक्टिविटी पहले होगी या ट्रस्ट पहले बनेगा, हमारा सारा राजेश जी को याद होगा डिस्प्यूट ही यही होता था। वो कहता था एक्टिविटी के प्रूफ लाइए, फिर हम जबरदस्ती फोटो बनाते थे। वो हमारा बेसिक ब्रेड एंड बटर वही हुआ करता था। तो वो दिन चले गए। अब वो कह रहे ले लीजिए ना, फाइल करिए, ले लीजिए रजिस्ट्रेशन, बस खत्म, कुछ नहीं करना है। Sir, next question Sanjay ji is asking. He filed Form 10A so many times and OTP with Aadhaar OTP was generated. इसका जवाब तो राजेश जी आप बढ़िया दोगे, क्योंकि मैं सुन रहा था जब हम ट्रायल पे थे कि आपका गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है और भी कई जगह है। जरा पूछ के बता दीजिए ना प्लीज कि ओटीपी कब आएगा, सर मेरा एक नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा। एक एनोनिमस अटेंडी पूछ रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग द क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट एंड डॉक्यूमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट in upload or attachment section? Both the uploads have been made mandatory. What is to be done in that case? I don't know where we stop. कहाँ की बात कर रहे हैं, कौन से क्लॉज पे? अगर कुछ क्लॉज बता दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ ऐसा कहाँ पे है? एविडेंसिंग तो हो गया आपका ट्रस्ट डीड, और कौन सा डॉक्यूमेंट दूसरा क्या बोला इन्होंने? डॉक्यूमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। एक ही है, दोनों जगह डॉक्यूमेंट एविडेंस एक ही बात है। क्या होगा सर? ट्रस्ट तो वही है और क्या है, या 12A का रजिस्ट्रेशन पुराने वाला। सर एक वो होगा जो ट्रस्ट डीड है और एक जो ओरल ट्रस्ट के साथ में उन्होंने मेमोरेंडम बना के। हाँ ये हो सकता है। देखो मैंने कहा ना डेफिनेशन, हम उम्र वाले लोग हैं, हमें पुराने दर्द मालूम है कहाँ क्या हुआ है। ठीक है, हम काम के नहीं रहे पर अभी है। एक्सेल नहीं चलाते तो क्या हुआ, कुछ तो आता है। कोहली जी थैंक यू वेरी मच। अरे सर अपने मंगला साहब आज कुछ पूछना चाह रहे हैं। मंगला साहब पूछिए सर। मंगला साहब, अरे एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा जो पहले डिस्कस कर चुके हैं हम एक दो चीजें। जैसे किसी ने जैसे जनवरी 20 में अप्लाई कर दिया था, हाँ जी, बिकॉज 2-3 बारी ये एक्सटेंड हुआ ना। हाँ। तो जनवरी 20 में अप्लाई किया था जिसका कोई प्रोविजनल ऑर्डर नहीं आया था 10AC में, और वो दोबारा हमने अप्लाई कर दिया अप्रैल में, राइट, अंडर 12AB, ओके, right, and we got an order of 10AC. The trust already was registered, but we got an order stating it is a provisional registration for 3 years. सर ऐसा वो टेक्निकल ग्लिच है इनके पोर्टल पे, और ये एक्सेप्ट कर चुके हैं उसको। और सच बात तो ये है कि हमें तो अब ऑफिसर फोन करके कह रहे यार अभी मत डालो, नहीं तो 3 साल का आ जाएगा, जब हम कहेंगे तब डाल देना। तो ये अभी जो ये हमें आया है इसमें इन्होंने कहा है 3 साल का है, क्योंकि हमने अप्लाई कर दिया था 12AB इफेक्टिव होने से पहले। नहीं मैं एग्री हूं उसके बाद 12 जी। नहीं, अलाउ मी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। जो अकाउंटेंट था उसने जनवरी में फाइल कर दिया, जनवरी 21 में 21, ओके, right, and 12AB became effective 1st April onwards, right? So we had filed on, I think, first week of April or something, we filed 12AB under 12AB. Fresh file. Yes, but they got a provisional order, I think, about last month, wherein it said that it is for 3 years provisional, and it referred to the application of January. Okay. So in this case, because under one PAN, they have already given a provisional registration on the old application. Agreed. So what is to be done now? Because 12AB हमने फाइल कर दिया है दोबारा। सर ऐसा है, उसमें क्या है, इन्होंने क्लैरिफिकेशन देंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आ गए हैं, मेरे पास भी 2 पड़े हुए हैं जो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट है। इवन आप तो कह रहे हैं पहले फाइल कर दिया था, हमने किया भी नहीं था, हमने अप्रैल के बाद ही किया है। उसमें भी हमें 3 साल का आ गया, 5 की जगह प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर दिया इन्होंने। तो बेसिकली वो जो पोर्टल की प्रॉब्लम है उसकी वजह से आया है। आपका तो खैर पहले फाइल था, हालांकि वो भी 5 ईयर से 12AB तो सेक्शन तो वही है, उसकी डेट ही तो एक्सटेंड की थी, कोई सेक्शन के पैरामीटर्स थोड़ी चेंज हुए हैं। तो इसको अगर हम इनको एक लेटर आपको डाल देना चाहिए, आपको मेल डाल देनी चाहिए, पहले से डाल दीजिए। रेक्टिफिकेशन 154 है ये तो, मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड में 154 में जाइए नहीं। तो इसको हम कह दें कि हमने दोबारा इसको फाइल कर दिया था अप्रैल में, जो पुराना है उसके अगेंस्ट आया है। एग्जैक्टली, तो आपको 5 इयर्स ग्रांट करके नया सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, नया सर्टिफिकेट इशू। बट अदरवाइज एज लॉन्ग एज और कुछ अगर नहीं होता तो ये वैलिड तो माना ही जाएगा। 100% सर, 100%। Thank you so much, yeah. Thank you very much. I think there is no question, sir, left.
कोई क्वेश्चन हमारे पैनलिस्ट में से है सर, कोई क्वेश्चन पूछना सर चाहें? मैं एक दो क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। सर। हेलो जी जैन साहब। जी सर बोलो। मैं सर ये पूछना चाहूंगा, एक आपने कहा कि ऑथर्स की डिटेल देनी है जी। तो जो कुछ पुराने ट्रस्ट हैं उसमें ऑथर्स जो थे ट्रस्ट के वो अब नहीं एग्जिस्ट करते, मौजूद हैं वो जी। अब शायद उनके पैन नंबर या आधार कार्ड नंबर वगैरह जो है, वो आधार कार्ड का तो मतलब ही नहीं, जब वो आज की डेट में, ये 20 साल 40 साल पहले 50 साल पहले जो ट्रस्ट बने थे तो उन दिनों आधार कार्ड भी नहीं हुआ करता था और अब वो मौजूद भी नहीं है, तो उनकी डिटेलें देनी कहाँ तक क्या नाम जो पॉसिबल होगा, वो थोड़ा सा एक इशू है। सर ऐसा है, बेसिकली क्या है, ऑथर तो उन्होंने उस केस में कहा है कि आज अगर कोई ट्रस्ट बना रहा है तो उसके ऑथर की कोई बात कर रहा है, अदरवाइज आप तो आज ट्रस्टीज की डिटेल दोगे ना, तो आप अब ऑथर की थोड़ी दोगे सर। एज ऑन डेट देना है सर आपको, जो आज मौजूद है एज ऑन डेट है वो, एज ऑन डेट जो ट्रस्ट को आज रन कर रहे हैं आप उनकी डिटेल देंगे, तो उनके तो आधार पैन सब है। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो तो ठीक है। अच्छा, अब दूसरा इसमें इशू ये है कि ये जो हम फॉर्म भरते हैं, अब ये फॉर्म जैसे आपने भी कहा कि फुल डे जॉब है और मैं भी ये समझता हूँ जैसे अगर यस करेंगे तो नहीं, मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, आप जल्दी कर सकते हैं, मुझे अब मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। सावल जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल वाजिब कह रहे हैं। जो आजकल के पोर्टल की हालात है और जिस तरह से क्या नाम इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी है, इट इज नॉट ए सिंप्लीफिकेशन, इट इज ए कॉम्प्लेक्सिटी हैव इंक्रीज्ड, and since the complexity has increased, that definitely for as a professional to collect all the information and for a charitable trust to collect the information and compile that and then fill in the form is also a very herculean task. So according to that, मैं ये समझता हूँ कि इसका एक हमको या तो ट्राई रन या ट्रायल जो कहना चाहिए ना, वो रन लेना पड़ेगा फाइल या इस फॉर्म का बिफोर वी सबमिट इट। और दूसरी बात जो ये है वो ये है कि हम फॉर्म को फिल करते हैं तो क्या इसमें एक सेविंग का, कि जो भी हमने फिल किया है फॉर्म में, जो फीड किया है, जो अटैचमेंट लगाए हैं, क्या वो उसमें एक सेविंग का प्रोविजन है कि वो जो किया है वो सेव हो जाए, कि कहीं ऐसा ना हो तो नहीं कि हम अगले दिन बैठ करके उसको दोबारा से हम जब करने लगे तो पता चली एक नंबर से फिर दोबारा से गिनती गिनी है। सर पहले सारे पेपर्स इकट्ठे कर लीजिए, किसी की ड्यूटी लगाइए, पहले सारे पेपर इकट्ठे करके एक फोल्डर में डाले, उसके बाद स्टार्ट तब करिए जब सारे पेपर्स आ चुके हो, वरना आप ट्रैप हो जाएंगे। इसमें सेविंग का नहीं दिखाई दिया हमें ऐसा कोई। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, सेविंग का शायद इसमें नहीं है, तो इट इज गुड फॉर ऑल आवर कोलीग्स कि भाई वो सारे पेपर इकट्ठे करें और उसको अगर हमने एक बार में बैठ के वो फिल अब ये सर, अब ये चैरिटी वर्क नहीं रहा हम लोगों के लिए भी एक्चुअली में, जो हम लोग सब आज तक चैरिटी करते आए, या अब हमारी चैरिटी खत्म हो गई है, उनका तो हमें पता नहीं, हमारी जरूर खत्म हो गई है, हम जरूर कमर्शियल हो गए हैं। अब तो क्या भैया मत दे किसी को, ज्यादा अच्छा है यार। वो तो होना पड़ेगा सर, वो तो कमर्शियल होना भी पड़ेगा। तो ये मेरा एक इशू था, बाकी और भी इश्यूज है जो आपने काफी कुछ कवर किया है प्रेजेंटेशन में। मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा, टेक्निकल ग्लिचेस आज ज्यादा थे, किसी और दिन थोड़ा सा और रिपीट करते, पर एक्चुअली वो जितना हो पाया उसी में फिर हमने। सर एक क्वेश्चन है सुनील गुप्ता जी का कि बैलेंस शीट जो अटैच करनी है लास्ट 3 इयर्स की, उसमें असेसमेंट ईयर 2021-22 भी है सर? 21-22 बनी नहीं अभी देखो, ऐसा 21-22 करनी तो नहीं है, पर एक बात बताओ, आप तो 21-22 कह रहे हो, मैं तो कह रहा हूं एज ऑन डेट का डाटा देना है और उसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना है जिसमें आप मार्च 21 की रिटर्न भरने जाओगे। ये कोई अलग दुकान थोड़ी है, इनको वही तो डाटा आप अगस्त का दे रहे हो सर। अगस्त 2021 का आप बता रहे हो मेरे बैंक में इतना बैलेंस, कॉर्पस इतना, बनेगा कैसे सर? रिजर्व एंड सरप्लस कैसे बनाएंगे आप बिना प्रॉफिट, बिना इनकम डिसाइड किए? एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर तो निकालेंगे ना आप, मार्च का निकालेंगे तो अगस्त में पहुंचेंगे। दैट मींस सर सारी बैलेंस शीट फाइनल करने के बाद ही फाइल हो सकता है सर। सारे अकाउंट्स अप टू डेट करने हैं सर, एज ऑन डेट ऑफ एप्लीकेशन कह रहे हैं, वो तो 2 दिन पहले कर सकते हो ना सर, वो तो आपको प्रोविजनल अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे 1 अगस्त तक के। उसको भी ट्रस्टी को कहना पड़ेगा अब तू बैंक से पैसे नहीं निकालेगा, जमा नहीं कराएगा जब तक एप्लीकेशन की रसीद तेरे हाथ में मैं देना दूं। मैडम कांता शर्मा जी पूछ रही है कि कितनी फीस चार्ज करनी चाहिए सर? ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। गुड क्वेश्चन। ऐसा है एनआईआरसी, पता नहीं आप लड़ रही हो नहीं लड़ रही इस बार, ये सेंट्रल सवाल हमें काउंसिल आपसे पूछ रहे हैं कि ये हमें कहां लाकर आपने खड़ा कर दिया। सेंट्रल काउंसिल लड़ रही है सर। मैं तभी तो कह रहा हूँ, मैं तो सॉरी मैं एनआईआरसी बोल गया, सॉरी। हाँ वही मैं कह रहा हूँ सर। हम तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने हमें लाके खड़ा कहां कर दिया है। आप लोग फ्रंट पे हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते हम कहाँ आ गए हमें खुद नहीं समझ आ रहा, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते। मैडम बात करना चाहे, कुछ बोलना चाहे तो मैडम आ गई पैनल पे। राजेश जी 4 लोगों ने रेज हैंड कर रहे हैं पार्टिसिपेंट्स में से, उनके क्वेश्चन हो गए सर। ओके डन।
मैं देख रहा हूँ उनके क्वेश्चन हो गए। ठीक है मैडम अनम्यूट कर लीजिए यदि पूछना चाह रहे हैं तो, कुछ बोलना चाह रहे हैं तो। हेलो, जी, मैडम नमस्कार। बोलिए। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल कांता जी, Yes, yes, नमस्कार। मैं कह रही हूँ कि ये काम इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, जो चैरिटेबल ट्रस्ट जो लोग चलाते हैं वो लोग सोचते हैं कि हम भी उनके साथ चैरिटी करना शुरू कर दें, जो कि अब पॉसिबल नहीं है। व्हाट डू यू एग्री विद? देखो, उनकी तो चैरिटी का पता नहीं, हमारी खत्म हो गई है। हमने डिसाइड कर लिया, 6 लोगों ने तो कम से कम यहाँ कर लिया आज। नहीं, कि हमारी तो हम डेफिनेटली, चैरिटी मैंने नहीं तो है। इस चक्कर और में, मैं समझता हूँ जो मैंने भी इस चक्कर में क्लाइंट छोड़ दिया। जी बोलिए बोलिए कांता जी। मैडम कह रही हैं कि इस चैरिटी के चक्कर में मैंने एक क्लाइंट मैंने छोड़ दिया भी अपना सर। क्लाइंट छोड़ दिया। मैं कहा अब चैरिटेबल होगा, मेरे लिए नहीं है कम से कम। तो MLA था वो। कांता जी, चैरिटी थी तो फिर तो क्या MLA फर्क को पड़ता है? थैंक यू कोई बोल बात दिया नहीं, मैंने। छोड़ भी दिया तो कोई बात नहीं, लॉस थोड़ी है। कमर्शियल लॉस तो फिर भी नहीं हुआ आपको। नहीं, फ्री में काम पैसे करने तो से मिलते अच्छा तो नहीं ना थे। ही करें ना। हैं? नहीं, बाकी अदर क्लाइंट तो हैं जो चैरिटेबल खुद कर रहे हैं, बट आई चार्ज देम, बट देयर शुड बी सम सिल्वर लाइन दैट बियॉन्ड दिस वी विल नॉट वर्क फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ करिए ना, इंस्टीट्यूट के फ्रंट पे कुछ करिए। हम तो सच तो में इस जिस हालत मैंने में आके बोला खड़े कि हो गए हैं, हम तो कितनी ITR फीस 1 होनी को चाहिए? सुबह मिनिमम देखते हैं, फीस फिर तो किसी शाम से को चार्ज देखते होनी हैं। चाहिए ना। और मैं सुन रहा था, एक क्वेश्चन चला था, रिटर्न फाइल कहाँ हो रही है? 10 लाख 15 लाख रिटर्न फाइल हो गई है, कौन कर रहा है बाबा? हमें तो समझ नहीं आ रही। मिस्ट्री मैन। हमारे तो एक दिन में एक भी नहीं हो पाती है फाइल, इतना कॉम्प्लिकेशन रहता है। हो जाएगा ठीक। सर ITR भी जनरेट नहीं हो रही हैं, एक्नॉलेजमेंट जनरेट नहीं हो रही है, नंबर वो दे रहे हैं पोर्टल पे, वो भी एक दिन के बाद। OTP आने में तो बहुत ही दिक्कत हो रही है। चलो लेट्स फिनिश। थैंक यू सर, थैंक यू रावल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी आपका। मच। थैंक यू मंगला जी, थैंक यू कोहली मैं साहब, मैं थैंक यू नवीना जी, बाबा मैं साहब, थैंक यू। रिक्वेस्ट thank you. करूंगा राजीव कोहली थैंक यू साहब फॉर से। सच अ वंडरफुल सेशन। कोहली साहब प्लीज प्रेजेंट ए फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स सर। थैंक यू विनोद जी फॉर सच अ नाइस डेलिब्रेशन, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। अब ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बता दी आपने, एंड कंट्रीब्यूशन जो है हमारी एग्जाम होगी नहीं होगी, प्लस द डाटा ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन इज यू हैव टू जनरेट द प्रोविजनल अकाउंट्स, दैट इज द की पॉइंट। सो बाय डिफॉल्ट 31 मार्च के तो आपको फाइनल करके अगले 3 महीने के 4 महीने के बना के फिर करना है, और उसको फ्रीज लगा के करना पड़ेगा। एंड 2 फॉर्म्स हैव टू बी फाइल्ड फॉर द एग्जिस्टिंग, एंड जिसने ATG की एग्जम्पशन ली हुई है उसका अलग फॉर्म फाइल करना है। दैट्स द थिंग विच इज। एंड जो इतनी सारी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कलेक्ट करेंगे, तो बेसिकली एंड ऑफ द डे जो ट्रस्ट को डोनेशन मिलनी है, डोनर और हमारे ट्रस्ट के साथ मिलकर देखने चाहते हैं कि सो कॉल्ड जो चोरी की नजर से देख रही है सरकार हम सबको कि ट्रस्ट बन रहा है फॉर द अदर पर्पस, सो दे वांट टू कोरिलेट दैट डाटा आल्सो। तो इसलिए मतलब छोटी सी चीज के लिए AK-47 पूरी चला रहे हैं हर चीज के अंदर। ये इतना था नहीं। कौसर एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है, द बेस्ट philanthropist ऑफ द सेंचुरी, तो JRD टाटा बना बिकॉज द अमाउंट दे इन्वेस्टेड इनटू वेरियस ट्रस्ट वो बिल गेट्स से भी 10 गुना है। All the Tata's trust and philanthropy is not NGO, NPO. Why such regulation on them? When the government deems it fit, so we have to do it. They have to do the compliances. And charity don't begin at home. आपके ऊपर पर्सनल लायबिलिटी, मैम प्रोफेशनल लायबिलिटी हमारे ऊपर आएगी। जो आप फॉर्म अपने IP एड्रेस से कर रहे हो, by default you are responsible, so you have to be over careful and you take the adequate fees what the assessee can bear. Thank you very much sir once again. Thank you sir. थैंक यू वेरी मच।